चैप्टर 4 सुबह से ही ज़ोए ने फ्लैट को एक प्रबंधक को सौंप दिया था जो ब्रेबेंट से सहायकों और वेटरों के एक स्टाफ के साथ आया था। ब्रेबेंट को रात के खाने से लेकर प्लेट और बर्तन, गिलास, लिनन, फूल, सीट और फुटस्टूल तक सब कुछ उपलब्ध कराना था। नाना अपनी सभी अलमारियों से एक दर्जन नैपकिन नहीं निकाल सकती थी और जीवन में अपनी नई शुरुआत के बाद उचित कपड़े खरीदने का समय नहीं होने और रेस्तरां में जाने से इनकार करने के कारण उसने रेस्तरां को अपने पास लाने का फैसला किया। उसे लगा कि यह ज्यादा सही चीज है। वह एक अभिनेत्री के रूप में अपनी महान सफलता का जश्न एक ऐसे रात्रिभोज के साथ मनाना चाहती थी जो लोगों को चर्चा में ला दे। चूंकि उसका डाइनिंग रूम बहुत छोटा था, इसलिए प्रबंधक ने ड्राइंग रूम में टेबल की व्यवस्था की थी। एक टेबल जिसमें 25 कवर थे, एक दूसरे के करीब रखे गए थे। क्या सब कुछ तैयार है? नाना ने आधी रात को वापस आकर पूछा। ओह, मुझे नहीं पता, ज़ोए ने चिंता से खुद को घूरते हुए कहा। भगवान का शुक्र है, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। वे रसोई में और पूरे फ्लैट में भयानक गंदगी फैला रहे हैं। मुझे भी अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी है। बाकी दो फिर से आ गए। मेरी आंख, मैंने उन्हें अभी अभी बाहर फेंका है। बेशक वो अपने नियोक्ता के पुराने प्रशंसकों, व्यापारी और वलाचियन का उल्लेख कर रही थी, जिनके साथ नाना ने अपने भविष्य के बारे में आश्वस्त होकर और अपनी त्वचा को त्यागने की लालसा के कारण, जैसा कि उसने कहा था, जाने का फैसला किया था। तुम्हारे लिए कुछ जोंक हैं। वह बुदबुदाए, अगर वे वापस आए तो पुलिस के पास जाने की धमकी दो। फिर उसने डैग्नेट और जॉर्जेस को बुलाया, जो एंट्रूम में पीछे रह गए थे, जहां वे अपने ओवरकोट लटका रहे थे। वे दोनों पैसेज डेस पेनोरमास में स्टेज के दरवाजे पर मिले थे और वो उन्हें अपने साथ एक टैक्सी में घर ले आई थी। चूंकि वहां अभी तक कोई नहीं था, इसलिए उसने उन्हें ड्रेसिंग रूम में आने के लिए आवाज लगाई, जबकि ज़ोई अपने टॉयलेट को ठीक कर रही थी। जल्दी से और बिना अपनी ड्रेस बदले उसने अपने बाल संवारे और अपने चिनगन में और अपनी छाती पर सफ़ेद गुलाब चिपका लिए। छोटा कमरा ड्राइंग रूम के फर्नीचर से अटा पड़ा था, जिसे कामगारों को वहां लुढ़काने के लिए मजबूर किया गया था, और यह गोल मेज़ों, सोफे और आराम कुर्सियों के एक विचित्र समूह से भरा हुआ था, जिनके ज्यादातर पैर हवा में थे। नाना पूरी तरह से तैयार थी जब उसकी ड्रेस एक कैस्टर में फंस गई और ऊपर की ओर फट गई। इस पर उसने गुस्से से कसम खाई, ऐसी चीजें सिर्फ उसके साथ ही होती हैं। गुस्से में उसने अपनी पोशाक उतार दी, जो सफ़ेद फाउलाड की एक बहुत ही साधारण पोशाक थी, इतनी पतली और लचीली बनावट की कि वह एक लंबे शिफ्ट की तरह उसके शरीर से चिपकी हुई थी। लेकिन उसने इसे फिर से पहन लिया, क्योंकि उसे अपनी पसंद का कोई दूसरा नहीं मिल सका, और अपनी आंखों में आंसू के साथ घोषित किया कि वह एक कूड़ा बीनने वाले की तरह कपड़े पहने हुए थी। डैग्नेट और जॉर्जेस को पिन से फटे हुए हिस्से को ठीक करना पड़ा, जबकि ज़ोई ने एक बार फिर अपने बालों को व्यवस्थित किया। तीनों उसके चारों ओर जल्दी से दौड़े, खासकर लड़का, जो अपने हाथों को उसकी स्कर्ट के बीच में रखकर फर्श पर घुटनों के बल बैठा था। और आखिरकार वह फिर से शांत हो गई जब डैग्नेट ने उसे आश्वस्त किया कि यह 12 बजने से पहले का समय नहीं हो सकता, ये देखते हुए कि अपने शब्दों को जल्दी जल्दी बोलने और अपनी पंक्तियों को छोड़ने के कारण उसने ब्लोंड वीनस के तीसरे भाग को प्रभावी रूप से छोटा कर दिया था। नाटक अभी भी बेवकूफ़ों की भीड़ के लिए बहुत अच्छा है, उसने कहा। क्या तुमने देखा, आज रात वहाँ हजारों लोग थे। ज़ोए, मेरी लड़की, तुम यहाँ इंतजार करोगी। बिस्तर पर मत जाओ, मैं तुम्हें बुलाऊंगी। भगवान की कसम, अब उनके आने का समय हो गया है। यहाँ कंपनी है। वह भाग गई, जबकि जॉर्जेस वहीं रुका रहा, उसके कोट की स्कर्ट फर्श को छू रही थी। उसे ये देखकर शर्म आ गई कि डैग्नेट उसकी ओर देख रही है। इसके बावजूद उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कोमल सम्मान की भावना थी। उन्होंने बड़े ड्रेसिंग ग्लास के सामने अपने क्रेवेट्स के धनुष को फिर से व्यवस्थित किया और एक दूसरे को कपड़ों के ब्रश की एक खुराक दी, क्योंकि वे सभी नाना के साथ अपने करीबी संपर्क से सफ़ेद हो गए थे। कोई सोचेगा कि यह चीनी है, जॉर्जेस ने लालची छोटे बच्चे की तरह खिलखिलाते हुए कहा। शाम के लिए किराए पर रखा गया एक नौकर मेहमानों को छोटे से ड्राइंग रूम में ले जा रहा था,
एक सनकरी जगह जिसमें सिर्फ 4 आराम कुर्सियां रखी गई थीं ताकि मेहमानों को बेहतर तरीके से बैठाया जा सके। बड़े ड्राइंग रूम से बाहर प्लेट और चांदी के हिलने जैसी आवाज आ रही थी, जबकि दरवाजे के नीचे से रोशनी की एक साफ और चमकदार किरण चमक रही थी। प्रवेश करते ही नाना ने पाया कि क्लैरिस बेसनस, जिसे ला फॉलोइस ने लाया था, पहले से ही एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। प्रिया, तुम उनमें से प्रथम हो, नाना ने कहा। अब जब वह सफल हो गई थी तो उसने उसके साथ घनिष्ठता से व्यवहार किया। ओह, ये सब उसी का काम है, क्लैरिस ने जवाब दिया। उसे हमेशा डर रहता है कि कहीं वह समय पर न पहुंच जाए। अगर मैंने उसकी बात मान ली होती तो मुझे अपनी पेंट और विग उतारने में देर नहीं करनी चाहिए थी। युवक ने, जिसने नाना को पहली बार देखा था, झुककर उसकी तारीफ की और अपने चचेरे भाई के बारे में बात की, अपनी बेचैनी को विनम्रता के अतिशयोक्ति के पीछे छिपाते हुए। लेकिन नाना ने न तो उसकी बात सुनी और न ही उसके चेहरे को पहचाना। उससे हाथ मिलाया और फिर तेजी से रोज मिग्नन की ओर बढ़ी, जिसके साथ उसने तुरंत बहुत ही सम्मानजनक तरीके से पेश आया। आह, आप कितनी अच्छी हैं, मेरी प्यारी मैडम। मैं आपको यहाँ पाकर बहुत उत्सुक था। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं ही मंत्रमुग्ध हूँ, रोज ने समान सौम्यता के साथ कहा। कृपया बैठ जाइए। क्या आपको कुछ चाहिए? धन्यवाद, नहीं। अरे हाँ, मैंने अपना पंखा अपनी पैलेस में ही छोड़ दिया है। स्टीना, बस दाहिनी जेब में देखो। स्टीना और मिग्नन रोज के पीछे आ गए थे। बैंकर पीछे मुड़ा और पंखे के साथ फिर से प्रकट हुआ, जबकि मिग्नन ने नाना को भाईचारे की तरह गले लगाया और रोज को भी ऐसा करने के लिए मजबूर किया। क्या वे सभी नाट्य जगत में एक ही परिवार से नहीं हैं? फिर उसने स्टीना को प्रोत्साहित करने के लिए आंख मारी, लेकिन रोज की स्पष्ट निगाहों से स्टीना को परेशानी हुई और उसने नाना का हाथ चूमकर खुद को संतुष्ट कर लिया। तभी काउंट डे वंदेवरस ब्लांच डे सिवरी के साथ प्रकट हुए। दोनों ने एक दूसरे को बहुत प्यार से प्रणाम किया और नाना ने बहुत ही औपचारिकता के साथ ब्लांच को कुर्सी पर बिठाया। इस बीच वंदेवरस ने हंसते हुए बताया कि फाउचेरी सीढ़ियों के नीचे विवाद में उलझा हुआ था क्योंकि दरबान ने लूसी स्टीवर्ट की गाड़ी को गेट से अंदर आने की अनुमति देने से मना कर दिया था। वे सुन सकते थे कि लूसी दरबान से कह रही थी कि वो एंट्रूम में एक गंदा बदमाश है। लेकिन जब दरबान ने दरवाजा खोला तो वह अपनी हंसी भरी शालीनता के साथ आगे आई, अपना नाम खुद बताया, नाना के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और कहा कि वो उसे शुरू से ही पसंद करती थी और उसकी प्रतिभा को शानदार मानती थी। परिचारिका की अपनी अनोखी भूमिका से फूली हुई नाना ने उसका धन्यवाद किया और वास्तव में उलझन में थी। फिर भी फाउचेरी के आने के क्षण से ही वो व्यस्त दिखाई दी और जैसे ही वो उसके पास पहुंची उसने धीमी आवाज में उससे पूछा, क्या वह आएगा? नहीं, वो ऐसा नहीं चाहता था, पत्रकार ने अचानक उत्तर दिया, क्योंकि वह आश्चर्यचकित था। हालांकि उसने काउंट मफेट के इनकार को समझाने के लिए एक तरह की कहानी तैयार कर रखी थी। युवती का अचानक पीलापन देखकर उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उसने अपने शब्द वापस लेने की कोशिश की। वह ऐसा करने में असमर्थ थे। वह आज रात काउंटेस को आंतरिक मंत्रालय में आयोजित होने वाली बॉल पर ले जा रहे हैं। ठीक है, नाना ने बड़बड़ाते हुए कहा, जिसे उस पर बुरी नीयत का संदेह था। तुम मुझे इसके लिए पैसे दोगे, मेरे पिप्पिन? वह अपनी एड़ी घुमाकर चली गई और वह भी। वे क्रोधित थे। तभी मिग्नन स्टीना को नाना के खिलाफ धकेल रहा था और जब फॉचेरी उसे छोड़कर चला गया तो उसने उससे धीमी आवाज में और एक ऐसे साथी की तरह कहा जो अपने दोस्तों को खुश देखना चाहता है, वो इससे मर रहा है, तुम्हें पता है, वो केवल मेरी पत्नी से डरता है। क्या तुम उसकी रक्षा नहीं करोगे? नाना को कुछ समझ में नहीं आया। वो मुस्कुराई और रोज, उसके पति और बैंकर की तरफ देखा और आखिरकार बैंकर से कहा, महाशय स्टीना, आप मेरे बगल में बैठेंगे। इसके साथ ही एंट्रूम से हंसी और फुसफुसाहट की आवाजें आईं और खुशमिजाज बकबक करने वाली आवाजें आने लगीं, जो ऐसा लग रहा था जैसे परिसर में कोई भगोड़ा कॉन्वेंट हो। और ले बोर्डेट प्रकट हुआ, अपने पीछे 5 महिलाओं को खींचता हुआ, उसका बोर्डिंग स्कूल, जैसा कि लूसी स्टीवर्ट ने क्रूरता से कहा था। वहां गागा थी, जो एक नीली मखमली पोशाक में राजसी थी जो उसके लिए बहुत तंग थी, और कैरोलिन हेकेट,
हमेशा की तरह रिब्ड ब्लैक सिल्क में लिपटी हुई थी, जिसे चेंटिली लेस से सजाया गया था। लेआ डे हॉर्न उसके बाद आई। उसने बहुत ही खराब कपड़े पहने थे, जैसा कि उसका स्वभाव था, और उसके बाद बड़ी टाटा ने एक अच्छी मिजाज गोरी लड़की थी, जिसके सीने में एक गीली नस थी, जिसे देखकर लोग हंसते थे। और अंत में छोटी मारिया ब्लॉन्ड, 15 साल की एक युवा युवती, एक सड़क के बच्चे की तरह पतली और दुष्ट, फिर भी सफलता की राह पर, फोलीज में अपनी हाल ही की पहली उपस्थिति के कारण। लेबोर्डेट ने पूरा संग्रह एक ही बार में ला दिया था, और वे अभी भी इस बात पर हंस रहे थे कि मारिया ब्लॉन्ड के घुटनों पर बैठने के बाद उन्हें कैसे दबाया गया था। लेकिन कमरे में प्रवेश करते ही उन्होंने अपने होंठ सिकोड़ लिए, और सभी ने हाथ मिलाते हुए और अभिवादन करते हुए बहुत ही पारंपरिक तरीके से व्यवहार किया। गागा ने भी बच्चों जैसा व्यवहार किया और अत्यधिक सभ्य व्यवहार के कारण तुतलाहट से बोली। केवल तातन नेने ने ही उल्लंघन किया। वे आते समय उसे बता रहे थे कि 6 बिल्कुल नग्न नीग्रो नाना के लिए भोजन परोसेंगे, और अब वो उनके बारे में चिंतित हो गई और उनसे मिलने के लिए कहा। लेबोर्डेट ने उसे हंस कहा और उससे चुप रहने की विनती की। और बोडेनवे, फाउचेरी ने पूछा, ओह, आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितनी दुखी हूँ। नाना ने रोते हुए कहा, वो हमारे साथ शामिल नहीं हो पाएगा। हाँ, रोज मिग्नन ने कहा, उसका पैर जाल के दरवाजे में फंस गया है, और उसे भयानक मोच आ गई है। काश तुम उसे गालियां देते हुए सुन पाते। उसका पैर बंधा हुआ था और उसे कुर्सी पर लिटाया गया था। इसके बाद सभी लोग बोडेनवे की अनुपस्थिति पर शोक मनाने लगे। बोडेनवे के बिना कोई भी कभी भी अच्छा खाना नहीं बना पाता। अच्छा, वे उसके बिना ही काम चलाने की कोशिश करते, और वे पहले से ही अन्य मामलों के बारे में बात कर रहे थे कि तभी एक भारी आवाज सुनाई दी। क्या वे इस तरह से मेरा मृत्युलेख लिखेंगे? एक चीख निकली और सभी के सिर घूम गए, क्योंकि यह वास्तव में बोडेनवे था। विशाल और उग्र चेहरे वाला, वह अपने कठोर पैर के साथ दरवाजे पर खड़ा था। सिमोन कैबिरोचे के कंधे पर सहारा के लिए झुका हुआ था। सिमोन फिलहाल उसकी रखैल थी। इस छोटे से प्राणी ने कुछ हद तक शिक्षा प्राप्त की थी और पियानो बजा सकती थी और अंग्रेजी बोल सकती थी। वह एक छोटी, सुंदर गोरी थी और इतनी नाजुक बनावट वाली थी कि वह बोडेनवे के असभ्य वजन के नीचे झुकती हुई प्रतीत होती थी। फिर भी वह मुस्कुराते हुए विनम्र थी। वह कुछ क्षणों के लिए वहां खड़ा रहा, क्योंकि उसे लगा कि वे दोनों मिलकर एक झांकी बनाते हैं। कोई तुम्हें पसंद किए बिना नहीं रह सकता, है न? उसने आगे कहा। जाउन्स, मुझे डर था कि मैं बोर हो जाऊंगा, और मैंने खुद से कहा, ये रहा। लेकिन उन्होंने अपनी बात को बीच में ही रोककर शपथ ली। ओह लानत! सिमोन ने बहुत तेजी से एक कदम आगे बढ़ाया था, और उसके पैर ने उसका पूरा वजन महसूस किया था। उसने उसे जोर से धक्का दिया, लेकिन वो अभी भी मुस्कुरा रही थी और अपने सुंदर सिर को किसी जानवर की तरह झुका रही थी जो मार से डरता है। उसने उसे पूरी ताकत से पकड़ रखा था, जो एक छोटे से मोटे गोरे के लिए जरूरी है। इन सभी उद्गारों के बीच उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़े। नाना और रोज मिग्नन ने एक कुर्सी को लुढ़काया, जिसमें बोडेनवे ने खुद को डुबो दिया, जबकि अन्य महिलाओं ने उसके पैर के नीचे एक दूसरी कुर्सी सरका दी। और इसके साथ ही वहां मौजूद सभी अभिनेत्रियों ने उसे स्वाभाविक रूप से चूमा। वह बड़बड़ाता रहा और हौंफता रहा। ओह, धिक्कार है! ओह, धिक्कार है! अच्छा, पेट में कोई चोट नहीं है, आप देखेंगे। इस समय तक अन्य मेहमान आ चुके थे, और कमरे में हरकत करना असंभव हो गया था। प्लेटों और चांदी की खनक की आवाज बंद हो गई थी, और अब बड़े ड्राइंग रूम में विवाद चल रहा था, जहां मैनेजर की आवाज गुस्से में बड़बड़ा रही थी। नाना अधीर हो रही थी, क्योंकि उसे और आमंत्रित मेहमानों की उम्मीद नहीं थी और आश्चर्य था कि वे रात का खाना क्यों नहीं लाए। उसने अभी अभी जॉर्ज को ये पता लगाने के लिए भेजा था कि क्या हो रहा है। जब उसे बहुत आश्चर्य हुआ, उसने देखा कि और भी मेहमान आ गए हैं, पुरुष और महिला दोनों। वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानती थी, जिसके बाद उसने कुछ शर्मिंदगी के साथ बोडेनवे, मिग्नन और लाबोर्डेट से उनके बारे में पूछा। वे उन्हें उससे ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन जब वह काउंट डे वंदेवरस की ओर मुड़ी तो उसे अचानक अपनी याद आ गई। वे वही युवक थे जिन्हें उसने काउंट मफेट के यहाँ उसकी सेवा में लगाया था।
नाना ने उसका शुक्रिया अदा किया। ये बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। लेकिन वे सभी बहुत भीड़-भाड़ वाले होंगे, और उसने लाबोर्डेट से विनती की कि वो जाकर 7 और कवा लगा दे। वो कमरे से बाहर निकला ही था कि नौकर ने 3 नए लोगों को अंदर भेज दिया। नहीं, इस बार तो मामला हास्यास्पद हो रहा था, कोई भी उन सभी को कभी भी समझ नहीं सकता था। नाना को गुस्सा आने लगा था और उसने अपने सबसे घमंडी अंदाज में कहा कि इस तरह का व्यवहार शायद ही अच्छा हो। लेकिन 2 और लोगों को आते देख वह हंसने लगी। ये वाकई बहुत मजेदार था। ये बहुत बुरा था। लोगों को किसी तरह से फिट होना ही था। कंपनी के सभी लोग अपने पैरों पर खड़े थे, सिवाय गागा और रोज और बोडेनवे के, जो अकेले ही 2 कुर्सियों पर बैठे थे। आवाज़ों की गूंज थी। लोग धीमी आवाज में बात कर रहे थे और इस दौरान हल्की सी जम्हाई ले रहे थे। अब तुम क्या कहती हो, मेरी लड़की? बोडेनवे ने पूछा, हमारे टेबल पर ऐसे बैठने के बारे में जैसे कुछ हुआ ही न हो। हम सब यहाँ हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता? ओह हाँ, हम सब यहाँ हैं, मैं तुमसे वादा करती हूँ। उसने हंसते हुए उत्तर दिया। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन अचानक गंभीर हो गई, जैसे कि वह किसी को न पाकर हैरान हो। निस्संदेह कोई मेहमान गायब था, जिसका उसने जिक्र नहीं किया। यह इंतजार का मामला था। लेकिन 1 या 2 मिनट बाद मेहमानों ने अपने बीच एक लंबे सज्जन को देखा, जिनका चेहरा सुंदर था और दाढ़ी भी सुंदर थी। सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि किसी ने उन्हें अंदर आते नहीं देखा था। वास्तव में, वे बेडरूम के दरवाजे से छोटे से ड्राइंग रूम में घुस गए होंगे, जो आधा खुला हुआ था। सन्नाटा छा गया, जो केवल फुसफुसाहट की आवाज से टूटा। काउंट डे वंदेवरस निश्चित रूप से जानते थे कि वो सज्जन कौन थे, क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा था, लेकिन महिलाओं द्वारा पूछे गए सवालों का उन्होंने केवल मुस्कुराकर जवाब दिया। इस पर कैरोलिन हेकेट ने धीमी आवाज में कहा कि यह एक अंग्रेज सरदार था, जो शादी करने के लिए लंदन लौटने वाला था। वो उसे अच्छी तरह जानती थी, वह उसे पा चुका था। और यह बात वहां उपस्थित महिलाओं में फैल गई। केवल मारिया ब्लॉन्ड ने दावा किया कि उसने एक जर्मन राजदूत को पहचाना है। वह इसे साबित कर सकती थी, क्योंकि वह अक्सर उसकी किसी सहेली के साथ रात बिताता था। पुरुषों के बीच उसका मूल्यांकन कुछ ही वाक्यों में किया गया। उसके चेहरे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो वाकई बहुत बढ़िया था। शायद वह रात के खाने का खर्च उठाएगा। बहुत संभावना है, ऐसा ही लग रहा था। बशर्ते कि रात का खाना अच्छा हो। अंत में कंपनी अनिर्णित रही। नहीं, वे पहले से ही उस बूढ़े सफेद दाढ़ी वाले सज्जन को भूलने लगे थे जब मैनेजर ने बड़े ड्राइंग रूम का दरवाजा खोला। खाना मेज पर है, मैडम। नाना ने स्टीनर की ओर से हाथ बढ़ाए जाने को स्वीकार कर लिया था, लेकिन बूढ़े सज्जन की हरकतों पर ध्यान नहीं दिया, जो अकेलेपन की स्थिति में उसके पीछे चलने लगे थे। इस प्रकार मार्च पास्ट का आयोजन नहीं किया जा सका, और पुरुष और महिलाएं किसी तरह प्रवेश कर गए। इस समारोह की अनुपस्थिति पर घरेलू अच्छे हास्य के साथ मजाक कर रहे थे। एक लंबी मेज बड़े कमरे के एक छोर से दूसरे छोर तक फैली हुई थी, जिसे पूरी तरह से फर्नीचर से साफ कर दिया गया था, और यह वही मेज पर्याप्त लंबी नहीं थी, क्योंकि उस पर रखी प्लेटें एक दूसरे को छू रही थीं। 4 कैंडेलेब्रा, जिनमें से प्रत्येक में 10 मोमबत्तियां थीं, ने रात्रिभोज को रोशन किया, और इनमें से एक चांदी की प्लेट में भव्य था, जिसके दाईं और बाईं ओर फूलों के ढेर लगे हुए थे। रेस्तरां के फैशन के अनुसार सब कुछ शानदार था। चीनी मिट्टी के बर्तनों को सोने की रेखा से सजाया गया था और उसमें पारंपरिक मोनोग्राम का अभाव था। चांदी लगातार धुलाई के कारण घिस गई थी और धूमिल हो गई थी। कांच इस तरह का था कि आप किसी भी सस्ते एम्पोरियम में एक अजीबोगरीब सेट बना सकते हैं। ये दृश्य एक ऐसे प्रतिष्ठान में समय से पहले गृह प्रवेश का संकेत दे रहा था, जिस पर किस्मत ने नई नई कृपा बरसाई थी और अभी तक आवश्यक सुविधाओं का अभाव था। कोई केंद्रीय चमक नहीं थी, और मोमबत्ती, जिसकी ऊंची ऊंची मोमबत्तियां अभी तक ठीक से जल नहीं पाई थीं, उन बर्तनों और स्टैंडों के बीच एक हल्की पीली रोशनी बिखेर रही थी, जिन पर फल, केक और संरक्षित पदार्थ सम्मिलित रूप से रखे हुए थे। नाना ने कहा, आप जहां चाहें बैठ सकते हैं। इस तरह से बैठना ज्यादा मजेदार है। वह मेज के बीच में खड़ी रही।
वह बूढ़ा सज्जन जिसे कोई नहीं जानता था उसके दाहिनी ओर बैठा था, जबकि उसने स्टीनर को अपने बाएं हाथ पर रखा हुआ था। कुछ मेहमान बैठ चुके थे, तभी छोटे से ड्राइंग रूम से शपथ की आवाज आई। ये बोडेनेव था। मेहमान उसे भूल चुके थे और उसे अपनी 2 कुर्सियों से उठने में बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि वह लगातार चिल्ला रहा था और उस बिल्ली सिमोन को बुला रहा था, जो बाकी लोगों के साथ खिसक गई थी। महिलाएं उसकी तकलीफों पर दया से भरी हुई उसके पास दौड़ी और बोडेनेव कैरोलिन, क्लैरिस, टाटा नेने और मारिया ब्लॉन्ड द्वारा समर्थित, बल्कि लगभग उठाए हुए, दिखाई दिया। और मेज पर उसके बैठने को लेकर काफी चर्चा हुई। बीच में, नाना के सामने, चिल्लाया गया, बीच में बोडेनवे, वो हमारा राष्ट्रपति होगा। इस पर महिलाओं ने उसे बीच में बैठा दिया, लेकिन उसे अपने पैर के लिए दूसरी कुर्सी की जरूरत थी और 2 लड़कियों ने उसे उठाकर सावधानी से फैला दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बगल में बैठकर खाना खाएगा। भगवान सब कुछ नष्ट कर दे। वह बड़बड़ाया, हम सभी एक जैसे कुचले हुए हैं। आह, मेरे बिल्ली के बच्चे, पापा खुद को तुम्हारी कोमल देखभाल के लिए अनुशंसित करते हैं। उसके दाहिने हाथ पर रोज मिग्नन और बाएं हाथ पर लूसी स्टीवर्ट थी और उन्होंने उसका अच्छे से ख्याल रखने का वादा किया। अब हर कोई बैठने लगा था। काउंट डे वंडेवरस ने खुद को लूसी और क्लैरिस के बीच में रखा, फॉचेरी ने रोज मिग्नन और कैरोलिन हेकेट के बीच में। मेज के दूसरी तरफ हेक्टर डे ला फलोइस अगले गागा को लेने के लिए दौड़ा था, और वह भी क्लैरिस के बुलाने के बावजूद, जबकि मिग्नन, जिसने कभी स्टीनर को नहीं छोड़ा था, केवल ब्लैंच द्वारा उससे अलग था और उसके बाएं हाथ पर टाटा नेने थी। फिर लाबोर्डेट आया और अंत में, मेज के दोनों छोर पर युवा पुरुषों और महिलाओं के अनियमित भीड़ वाले समूह थे, जैसे कि सिमोन, लेआ डेहॉन और मारिया ब्लॉन्ड। यह इस क्षेत्र में था कि डागुनेट और जॉर्जेस पहले से कहीं अधिक गर्मजोशी से इकट्ठे हुए और मुस्कुराते हुए नाना को निहार रहे थे। फिर भी 2 लोग खड़े रहे और इस बारे में बहुत मजाक हुआ। पुरुषों ने अपने घुटनों पर बैठने की पेशकश की। क्लैरिस, जो अपनी कोहनी नहीं हिला सकती थी, ने वंडेवरस से कहा कि उसे खिलाने के लिए उस पर भरोसा है। और फिर बोडेनवे ने अपनी कुर्सियों से जगह घेर ली। एक अंतिम प्रयास हुआ और आखिरकार सभी लोग बैठ गए, लेकिन जैसा कि मिग्नन ने जोर से कहा, वे बैरल में हेरिंग की तरह भ्रमित थे। मोटा शतावरी सूपा ल कॉम्टेस, साफ सूपा ल डेस्लाइनाक, वेटरों ने मेहमानों के पीछे प्लेटें भरते हुए बड़बड़ाया। बोडेनवे जोर से गाढ़े सूप की सिफारिश कर रहा था, तभी एक चीख उठी, उसके बाद विरोध और आक्रोशपूर्ण उद्गार उठे। दरवाज़ा अभी अभी खुला था और 3 देर से आने वाले, एक महिला और 2 पुरुष अभी अभी अंदर आए थे। अरे यार, नहीं, उनके लिए कोई जगह नहीं थी। हालांकि नाना ने अपनी कुर्सी से उठे बिना ये पता लगाने के प्रयास में अपनी आंखें सिकुड़ना शुरू कर दिया कि क्या वह उन्हें जानती है। वह महिला लुइस वायोलेन थी, लेकिन उसने पहले कभी उन पुरुषों को नहीं देखा था। ये सज्जन, मेरे प्रिय, वेंडेवरस ने कहा, मेरे मित्र हैं, एक नौसेना अधिकारी, जिनका नाम है मॉन्सिर डी फुकारामोंट। मैंने उन्हें आमंत्रित किया था। फुकारामोंट ने सिर झुकाया और बहुत सहज लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने आगे कहा, और मैंने अपने एक दोस्त को साथ लाने के लिए छुट्टी ली। ओह, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। नाना ने कहा, बैठ जाओ, प्रार्थना करो। चलो देखते हैं, तुम क्लैरिस थोड़ा ऊपर उठो। तुम वहाँ काफी फैली हुई हो। बस यही है जहाँ इच्छा शक्ति है। वे पहले से कहीं ज्यादा भीड़ में थे और फुकारामोंट और लुइस को मेज का थोड़ा हिस्सा दिया गया था, लेकिन दोस्त को अपनी प्लेट से कुछ दूरी पर बैठना पड़ा और अपने पड़ोसियों के कंधों के बीच एक लंबा हाथ डालकर अपना खाना खाना पड़ा। वेटरों ने सूप की प्लेटें हटा ली और ट्रफल्स और न्योकीज और पाउडर चीज के साथ युवा खरगोश के रिसोल्स को प्रसारित किया। बोडेनवे ने पूरी मेज को ये घोषणा करके उत्तेजित कर दिया कि एक पल में उसे अपने साथ प्रुलियर, फॉन्टन और बूढ़े बोस्क को लाने का विचार आया था। इस पर नाना शांत दिखी और रूखेपन से बोली कि वो उनका बहुत अच्छा स्वागत करती। अगर उन्हें सहकर्मी चाहिए होते तो वह निश्चित रूप से खुद उनसे पूछती। नहीं, नहीं, उनके पास तीसरे दर्जे के नाटक अभिनेता नहीं होते।
बूढ़ा बोस्क हमेशा नशे में रहता था, प्रूलियर को बहुत ज्यादा थूकना पसंद था, और फॉन्टेन के लिए उसने अपनी ऊंची आवाज और अपनी बेवकूफ हरकतों से खुद को समाज में असहनीय बना दिया था। फिर, आप जानते हैं, तीसरे दर्जे के नाटक अभिनेता हमेशा असहज महसूस करते थे जब वे अपने आप को उसके आसपास के सज्जनों की संगति में पाते थे। हाँ, हाँ, ये सच है, मिग्नन ने घोषणा की। मेज के चारों ओर बैठे सज्जनों को उनकी शाम की पोशाक और उनके चेहरे की रंगत के कारण, जो थकान के कारण और भी निखर कर सामने आ रही थी, बिल्कुल बेदाग लग रहे थे। बूढ़े सज्जन अपनी हरकतों में इतने सावधान थे और उनकी मुस्कान इतनी कोमल थी मानो वे किसी कूटनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हों, और वेंडेवरेस अपने बगल में बैठी महिलाओं के प्रति अपनी उत्कृष्ट विनम्रता के साथ काउंटेस मुफ्त के किसी रिसेप्शन में शामिल लग रहे थे। उसी सुबह नाना अपनी मौसी से कह रही थी कि पुरुषों के मामले में कोई इससे बेहतर नहीं कर सकता, वे सभी या तो कुलीन थे या धनी। वास्तव में, बिल्कुल सही। और महिलाओं के मामले में वे बहुत बढ़िया व्यवहार कर रही थीं। उनमें से कुछ, जैसे कि ब्लैंच, लिया और लुइस, कम कपड़ों में आई थीं, लेकिन गागा का केवल एक ही कपड़ा शायद थोड़ा कम था, और भी ज्यादा इसलिए क्योंकि उसकी उम्र में उसे अपनी गर्दन बिल्कुल भी नहीं दिखानी चाहिए थी। अब जब कंपनी आखिरकार बैठ गई थी, तो हंसी और हल्के फुल्के मजाक बंद होने लगे। जॉर्जेस को लग रहा था कि उसने ऑर्लियंस के अच्छे लोगों के बीच ज्यादा मजेदार डिनर पार्टियों में मदद की है। वहां शायद ही कोई बातचीत हुई हो। पुरुष एक दूसरे से परिचित न होने के कारण एक दूसरे को घूर रहे थे, जबकि महिलाएं बिल्कुल शांत बैठी थीं, और यही बात जॉर्जेस को खास तौर पर हैरान कर रही थी। उसे लगा कि वे सभी आत्मसंतुष्ट हैं। उसे लग रहा था कि सभी एक साथ चुंबन करना शुरू कर देंगे। तीसरा व्यंजन, जिसमें एक राइन का पाला चैम्बोर्ड और एक हिरन का मांस आ लांग्लेस शामिल था, परोसा जा रहा था, जब ब्लैंच ने ऊंची आवाज में कहा, लूसी, मेरी प्यारी, मैं रविवार को तुम्हारे ओलिविया से मिला। वो कितना बड़ा हो गया है। हाँ, हाँ, वह 18 साल का है, लूसी ने जवाब दिया। इससे मुझे कोई छोटी उम्र का एहसास नहीं होता। वो कल अपने स्कूल वापस चला गया। उसका बेटा ओलिविया, जिसके बारे में वह गर्व से बात करती थी, इकोले दे मरीन में छात्र था। फिर युवा लोगों के बारे में बातचीत शुरू हुई, जिसके दौरान सभी महिलाएं बहुत भावुक हो गईं। नाना ने अपनी खुद की बड़ी खुशी का वर्णन किया। उसने कहा कि उसका बच्चा, छोटा लुई, अब उसकी चाची के घर पर था, जो उसे हर सुबह 11 बजे उसके पास ले आती थी, जब वह उसे अपने बिस्तर पर ले जाती थी, जहां वह अपने ग्राफोन कुत्ते लुलू के साथ खेलता था। उन दोनों को बिस्तर के नीचे कपड़ों के नीचे खुद को छिपाते हुए देखना किसी को भी हंसी से लोटपोट कर सकता था। कंपनी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि लुइसेट पहले से ही कितनी चालाक हो गई थी। ओह, कल मैंने बस एक दिन गुजारा, रोज मिग्नन ने अपनी बारी में कहा। जरा सोचिए, मैं चार्ल्स और हेनरी को उनके बोर्डिंग स्कूल से लाने गई थी, और मुझे उन्हें रात में थिएटर ले जाना ही था। वे उछल पड़े, उन्होंने अपने छोटे छोटे हाथों से ताली बजाई। हम माँ को अभिनय करते देखेंगे, हम माँ को अभिनय करते देखेंगे। ओह, यह एक बहुत बड़ा काम था। मिग्नन प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराया, उसकी आंखें पितृत्वपूर्ण कोमलता से नम थीं। और नाटक में भी, उन्होंने आगे कहा, वे बहुत मजेदार थे। वे बड़े आदमियों की तरह गंभीरता से पेश आए, रोज को अपनी आंखों से निहारते रहे और मुझसे पूछते रहे कि माँ ने अपनी टांगें इस तरह नंगी क्यों रखी हैं। पूरी मेज हंसने लगी और मिग्नन चमकता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि एक पिता के रूप में उसका गर्व बढ़ गया था। वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था और जीवन में उसका एक ही उद्देश्य था, वह था रोज द्वारा थिएटर और अन्य जगहों पर कमाए गए पैसे को एक वफादार प्रबंधक की व्यावसायिक गंभीरता के साथ प्रबंधित करके उनके भाग्य को बढ़ाना। जब वह संगीत हॉल में पहली बार वायलिन बजाती थी, जहां वह गाती थी, तो उसने उससे शादी की थी। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अब वे अच्छे दोस्त थे। उनके बीच एक समझ थी। वो अपनी प्रतिभा और अपनी सुंदरता की पूरी सीमा तक कड़ी मेहनत करती थी। उसने एक अभिनेत्री और एक महिला के रूप में उसकी सफलताओं पर बेहतर नज़र रखने के लिए अपना वायलिन छोड़ दिया था। इससे ज्यादा घरेलू और एकजुट घर कहीं नहीं मिल सकता था।
आपके सबसे बड़े बेटे की उम्र क्या है? वंडेवरेस ने पूछा। हेनरी की उम्र 9 साल है, मिग्नन ने जवाब दिया, लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से वह बहुत बड़ा आदमी है। फिर उसने स्टीना को चिढ़ाया, जो बच्चों को पसंद नहीं करता था, और शांत निर्भीकता के साथ उसे बताया कि अगर वह पिता होता तो वह अपने भाग्य को कम बेवकूफ़ी भरा बनाता। बात करते समय उसने ब्लैंच के कंधों के ऊपर से बैंकर को देखा कि क्या नाना के साथ उसका रिश्ता ठीक चल रहा है। लेकिन कुछ मिनटों के लिए रोज और फॉचेरी, जो उसके बहुत करीब बात कर रहे थे, उसे परेशान कर रहे थे। क्या रोज ऐसी मूर्खता पर समय बर्बाद करने जा रही थी? उस तरह के मामले में, भगवान की कसम, उसने रास्ता रोक दिया और उंगली पर हीरा और अपने सुंदर हाथों से शानदार सबूत के साथ उसने हिरन के मांस की पट्टिका पर चर्चा पूरी की। दूसरी तरफ बच्चों के बारे में बातचीत जारी रही। गागा की निकटता से बहुत बेचैन ला फॉलोइस ने अपनी बेटी के बारे में पूछा, जिसे उसने वेरिएट्स में उसके साथ देखने का आनंद लिया था। लिली बिल्कुल ठीक थी, लेकिन वह अभी भी एक तरह की टोम्बॉय थी। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि लिली अपने 19वें वर्ष में प्रवेश कर रही थी। गागा उसकी नज़रों में और भी अधिक प्रभावशाली हो गई, और जब उसने ये जानने का प्रयास किया कि वो लिली को अपने साथ क्यों नहीं लाई है। अरे नहीं, नहीं, कभी नहीं, उसने सख्ती से कहा। अभी 3 महीने पहले ही उसने बोर्डिंग स्कूल छोड़ने पर जोर दिया था। मैं तुरंत उसकी शादी करवाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन वह मुझसे इतना प्यार करती है कि मुझे उसे घर ले जाना पड़ा। ओह, मेरी इच्छा के विरुद्ध। अपनी जवान औरत को बसाने के काम के बारे में बात करते हुए उसकी नीली पलकें झपकती और हिलती रहती। अगर अपने जीवन के इस पड़ाव पर उसने किसी से शादी नहीं की थी, लेकिन फिर भी हमेशा पुरुषों के सुखों की सेवा करने के लिए काम करती रही, खासकर उन बहुत ही कम उम्र के पुरुषों के लिए, जिनकी वह दादी हो सकती थी, तो यह वास्तव में इसलिए था क्योंकि वह सिर्फ बचत से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण एक अच्छे जोड़े को मानती थी। और ऐसा करते हुए वह ला फॉलोइस के ऊपर झुक गई, जो उस विशाल, नग्न, प्लास्टर लगे कंधे के नीचे लाल हो गया था, जिससे उसने उसे लगभग कुचल दिया था। तुम्हें पता है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, अगर वह असफल होती है तो यह मेरी गलती नहीं होगी। लेकिन जब वे छोटी होती हैं तो बहुत अजीब होती हैं। मेज के चारों ओर काफी हलचल थी और वेटर काफी सक्रिय हो गए थे। तीसरे कोर्स के बाद मुख्य व्यंजन सामने आए, उनमें पुलेट सेला मेरेचिल, शैलोट सॉस के साथ सोल के फिलेट्स और स्ट्रासबर्ग पैटे के एस्केलोप्स शामिल थे। मैनेजर, जो तब तक मरसौल्ट परोस रहा था, अब चेम्बर्टन और लियोविले पेश कर रहा था। प्लेटों के बदलने में होने वाली हल्की हलचल के बीच जॉर्जेस, जो क्षण भर में और अधिक आश्चर्यचकित हो रहा था, ने डेग्नेट से पूछा कि क्या उपस्थित सभी महिलाओं को इसी तरह बच्चे दिए गए थे, और दूसरी महिला, जो इस सवाल से खुश थी, ने उसे कुछ और जानकारी दी। लूसी स्टीवर्ट एक अंग्रेज मूल के व्यक्ति की बेटी थी जो गारे डू नॉर्ड में ट्रेनों के पहियों पर तेल लगाता था। वह 29 साल की थी और उसका चेहरा घोड़े जैसा था, लेकिन फिर भी वह आकर्षक थी, और हालांकि वह बहुत ज्यादा तपेदिक से ग्रस्त थी, लेकिन कभी नहीं मरी। वास्तव में वह वहां की सबसे होशियार महिला थी और 3 राजकुमारों और एक ड्यूक का प्रतिनिधित्व करती थी। कैरोलीन हेकेट, जो बोर्डो में पैदा हुई थी, एक छोटे क्लर्क की बेटी थी जो बहुत पहले ही शर्म के कारण मर चुका था। वह इतनी भाग्यशाली थी कि उसे एक ऐसी माँ मिली जो अपने कंधों पर सिर रखे हुए थी, जिसने उसे कोसने के बाद, 1 साल के चिंतन के बाद, फिर से सब कुछ ठीक कर लिया था। किसी भी तरह से अपनी बेटी के लिए एक भाग्य बचाने के बारे में सोच रही थी। वह 25 साल की थी और बहुत ही भावुक थी और उसे सबसे अच्छी महिलाओं में से एक माना जाता था। उसका मूल्य कभी नहीं बदला। माँ, जो व्यवस्था की एक आदर्श थी, हिसाब रखती थी और बहुत ही सटीकता के साथ प्राप्तियों और व्ययों को नोट करती थी। वह अपनी बेटी के घर से 2 मंजिल ऊपर एक छोटे से आवास से पूरे घर का प्रबंधन करती थी, जहाँ, इसके अलावा, उसने ड्रेसमेकिंग और सादी सिलाई के लिए एक कार्य कक्ष स्थापित किया था। ब्लैंच डे सिवरी के बारे में, जिसका असली नाम जैकलिन बर्डू था, वह एमेंस के पास एक गांव से थी। व्यक्तित्व में शानदार, चरित्र में मूर्ख और झूठ बोलने वाली, उसने खुद को एक जनरल की पोती के रूप में पेश किया और कभी भी अपने 32 गर्मियों तक नहीं जीती।
रूसियों को उसकी एम्बोन पॉइंट की वजह से उसमें बहुत रुचि थी। फिर डागुनेट ने बाकी लोगों के बारे में एक दो शब्द और जोड़ दिए। क्लेरिस बेसनेस थी, जिसे सेंट ऑबिन सुरमेर से एक महिला ने नौकरानी के तौर पर पाला था, जबकि उस महिला के पति ने उसे बिल्कुल अलग पेशे में लगा दिया था। सिमोन कैबिरोचे थी, जो फॉबर्ग सेंट एंटोनी में एक फर्नीचर डीलर की बेटी थी, जिसे एक बड़े बोर्डिंग स्कूल में गवर्नेस बनने के उद्देश्य से पढ़ाया गया था। अंत में मारिया ब्लॉन्ड और लुइस वायोलिन और लिया डेहॉन थीं, जो सभी पेरिस के फुटपाथों पर महिलाओं की संपत्ति तक पहुंच गई थीं। टाटा नेने का तो जिक्र ही न करें, जिन्होंने 20 साल की उम्र तक शैंपेन में गाय चराई थी। जॉर्जेस ने इन महिलाओं को सुना और देखा, उसके कान में इस तरह से फुसफुसाए गए भद्दे पाठ से वह चक्कर खा रहा था और उत्साहित था, जबकि उसकी कुर्सी के पीछे वेटर सम्मानपूर्ण स्वर में दोहराते रहे, पुलिलेट्स ला मारेचले रेविगोट सॉस के साथ सोल के फिल्लेट्स। मेरे प्यारे साथी, डगनेट ने उसे अपने अनुभव का लाभ देते हुए कहा, कोई मछली मत लो, रात के इस समय ये तुम्हारे लिए कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। और लियोविले से संतुष्ट रहो, ये कम विश्वासघाती है। कैंडेलेब्रा से परोसे जा रहे बर्तनों से पूरी मेज से जहां 38 इंसान घुट रहे थे, एक भारी गर्मी ऊपर की ओर तैर रही थी। और वेटर खुद को भूल गए और कालीन पार करते समय भाग गए, जिससे कालीन पर तेल के धब्बे पड़ गए। फिर भी रात का खाना ज्यादा मजेदार नहीं हुआ। महिलाओं ने अपने मांस के साथ खिलवाड़ किया, आधा हिस्सा बिना खाए छोड़ दिया। तातन नेने ने अकेले ही हर व्यंजन को बड़े चाव से खाया। रात के उस समय भूख सिर्फ नर्वस ऑर्डर की थी, एक बेचैन पेट से पैदा हुई एक मनमौजी लालसा। नाना के पास बैठे बूढ़े सज्जन ने उन्हें परोसे गए हर व्यंजन को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने केवल एक चम्मच सूप लिया था और अब वे अपनी खाली प्लेट के सामने चुपचाप इधर उधर देखते हुए बैठे थे। कुछ धीमी जम्हाई आ रही थी और कभी कभी पलकें बंद हो जाती थीं और चेहरे क्षीण और सफ़ेद हो जाते थे। ये हमेशा की तरह वेंडेवरस के कथन के अनुसार बहुत धीमा था। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का खाना मज़ेदार होना है तो इसे किसी भी तरह परोसा जाना चाहिए, अन्यथा जब सुरुचिपूर्ण ढंग से और पारंपरिक तरीके से परोसा जाता है तो आप अच्छे समाज में भोजन कर सकते हैं, जहां आप यहां से ज़्यादा ऊब नहीं जाते। अगर बोडेनवे नहीं होता, जो अभी भी चिल्ला रहा था, तो हर कोई सो गया होता। वो रम बूढ़ा बाफर बोडेनवे अपनी कुर्सी पर पैर फैलाए हुए अपने पड़ोसियों लूसी और रोज को अपने लिए सेवा करने दे रहा था, जैसे कि वह कोई सुल्तान हो। वे पूरी तरह से उसके प्रति आसक्त थे और उन्होंने उसकी मदद की, उसे लाड़ प्यार दिया और उसके गिलास और प्लेट पर नजर रखी, और फिर भी इससे उसकी शिकायत बंद नहीं हुई। मेरे लिए मांस कौन काटेगा? मैं नहीं काट सकता, टेबल एक लीग दूर है। हर कुछ सेकंड में सिमोन उठती और उसकी पीठ के पीछे खड़ी होकर उसका मांस और रोटी काटती। सभी महिलाओं ने उसके द्वारा खाए जाने वाले भोजन में बहुत रुचि दिखाई। वेटरों को वापस बुला लिया गया और उसे घुटन होने तक भर दिया गया। रोज और लूसी द्वारा प्लेट बदलने के दौरान सिमोन ने उसका मुंह पोंछा। उसका ये काम उसे बहुत अच्छा लगा और उसने अंततः संतुष्टि दिखाने की कृपा की। हाँ मेरी बेटी, उन्होंने कहा, ऐसा ही होना चाहिए। महिलाएं इसी के लिए बनी हैं। थोड़ी सी जागृति हुई और संतरे के शरबत पर चर्चा समाप्त होने के बाद बातचीत सामान्य हो गई। गरम रोस्ट ट्रफल्स के साथ एक पट्टिका थी और ठंडा रोस्ट जेली में गिनी फाउल का एक गैलेंटाइन था। नाना अपने मेहमानों द्वारा प्रदर्शित की गई इच्छा से परेशान होकर सबसे बड़ी स्पष्टता के साथ बात करना शुरू कर दिया था। आप जानते हैं कि स्कॉट्स के राजकुमार ने पहले से ही एक स्टेज बॉक्स आरक्षित कर रखा है ताकि जब वो प्रदर्शनी देखने आए तो वे गोरी वीनस को देख सकें। मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी राजकुमार आएंगे और इसे देखेंगे, बोडेनवे ने मुंह फुलाकर कहा। लूसी स्टीवर्ट ने कहा, वे अगले रविवार को फारस के शाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिसके बाद रोज मिग्नन ने शाह के हीरों के बारे में बात की। उन्होंने एक अंगरखा पहना था जो पूरी तरह से रत्नों से ढका हुआ था। यह एक चमत्कार था, एक ज्वलंत सितारा, ये लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। और महिलाएं पीले चेहरे और लालच से चमकती आंखों के साथ आगे बढ़ीं और अन्य राजाओं, अन्य सम्राटों के नामों पर दौड़ पड़ीं,
जो जल्द ही आने वाले थे। वे सभी किसी शाही मौज मस्ती का सपना देख रही थीं, किसी रात के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना था। अब मुझे बताओ, प्यारे लड़के, कैरोलिन हेकेट ने वेंडेवरस से पूछा। ऐसा करते हुए वह आगे झुकी। रूस के सम्राट की उम्र कितनी है? ओह, वह वर्तमान समय है, काउंट ने हंसते हुए उत्तर दिया। उस दिशा में कुछ भी नहीं किया जा सकता है, मैं आपको चेतावनी देता हूँ। नाना ने दुखी होने का नाटक किया। व्यंग्य कुछ ज्यादा ही चुभने वाला लग रहा था और विरोध की आवाजें भी आ रही थीं। लेकिन ब्लेंच ने इटली के राजा का वर्णन किया, जिसे उसने एक बार मिलान में देखा था। वह दिखने में बहुत सुंदर नहीं था, और फिर भी उसने सभी महिलाओं का आनंद लेने से उसे नहीं रोका। जब फॉचेरी ने उसे आश्वासन दिया कि विक्टर इमैनुएल प्रदर्शनी में नहीं आ सकता, तो वह कुछ हद तक परेशान हो गई। लुइस वायोलिन और लिया ऑस्ट्रिया के सम्राट के पक्ष में थे, और अचानक छोटी मारिया ब्लॉन्ड को ये कहते हुए सुना गया, प्रशिया का राजा कितना बुरा आदमी है। मैं पिछले साल बाडेन में था और काउंट बिस्मार्क के साथ हमेशा उससे मुलाकात होती रहती थी। यार बिस्मार्क, सिमोन ने बीच में टोकते हुए कहा। मैं उसे एक बार जानती थी, सचमुच एक आकर्षक आदमी। यही तो मैं कल भी कह रहा था, वेंडेवरेस चिल्लाया, लेकिन किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। और ठीक वैसे ही जैसे काउंटेस सबाइन के यहाँ बिस्मार्क के बारे में लंबी चर्चा हुई। वेंड्यूवर्स ने वही वाक्य दोहराए और एक दो पल के लिए एक बार फिर मुफेट्स के ड्राइंग रूम में गया। बस इतना फर्क था कि महिलाएं बदल गई थीं। फिर पिछली रात की तरह वे संगीत पर चर्चा करने लगे, जिसके बाद फुकारमोंट ने घूंघट के बारे में कुछ जिक्र किया, जिसके बारे में पेरिस अभी भी बात कर रही थी। नाना की दिलचस्पी काफी बढ़ गई और उसने मल्ले डे फुगरे के बारे में विस्तार से बताने पर जोर दिया। ओह, बेचारी बच्ची, क्या सोचती है कि वो इस तरह से खुद को जिंदा दफना लेगी? अच्छा, जब ये पेशे का सवाल था। मेज के चारों ओर बैठी महिलाओं ने खुद को बहुत भावुक बताया, और जॉर्जेस इन बातों को दूसरी बार चर्चा में सुनकर थक गया। जब वह डागुनेट से नाना के निजी जीवन के तौर तरीकों के बारे में पूछने लगा, तो बातचीत किस्मत से काउंट बिस्मार्क पर आ गई। तातन नेने लेबोर्डेट की ओर झुकी और उससे चुपके से पूछा कि यह बिस्मार्क कौन हो सकता है, क्योंकि वह उसे नहीं जानती थी। इस पर लेबोर्डेट ने उसे ठंडे दिमाग से कुछ भयावह किस्से सुनाए। उसने बताया कि बिस्मार्क को कच्चा मांस खाने की आदत थी और जब वह अपने अड्डे के पास किसी महिला से मिलता तो उसे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाता। 40 साल की उम्र में उसने इस तरह से 32 बच्चे पैदा कर लिए थे। 40 की उम्र में 32 बच्चे। टाटान नेने ने चौंकते हुए और फिर भी आश्वस्त होते हुए कहा, अपनी उम्र के हिसाब से वह बहुत थक गया होगा। वहाँ खुशी का माहौल छा गया और उसे एहसास हुआ कि उसके साथ मजाक किया जा रहा है। तुम मूर्ख हो, मैं कैसे जानूं कि तुम मजाक कर रहे हो? इस बीच गागा प्रदर्शनी में रुक गई थी। इन सभी महिलाओं की तरह वह भी इस लड़ाई के लिए खुशी खुशी तैयारी कर रही थी। अच्छा मौसम था, प्रांतीय और विदेशी लोग पेरिस में भाग रहे थे। लंबे समय में, शायद, प्रदर्शनी के समापन के बाद, अगर उसका व्यवसाय फल फूल गया, तो वह ज़ोविसी में एक छोटे से घर में सेवानिवृत्त हो सकेगी, जिस पर उसकी लंबे समय से नज़र थी। क्या किया जाए? उसने ला फालोइस से कहा। जो चाहिए वो कभी नहीं मिलता। ओह, काश अभी भी कोई सच्चा प्यार पाता। गागा ने पिघलते हुए व्यवहार किया क्योंकि उसने महसूस किया था कि युवक का घुटना उसके घुटने पर धीरे से रखा गया था। वो बहुत शर्मा रहा था और हमेशा की तरह ही सुरुचिपूर्ण ढंग से तुतला रहा था। उसने एक नज़र में उसका वजन मापा। निश्चित रूप से वह बहुत भारी भरकम सज्जन नहीं था, लेकिन फिर उसे खुश करना मुश्किल नहीं था। ला फालोइस ने उसका पता प्राप्त कर लिया। जरा वहां देखो, वेंडेवरेस ने क्लेरिस से कहा। मुझे लगता है कि गागा तुम्हें तुम्हारे हेक्टर से बाहर कर रही है। जहां तक मेरा सवाल है, ये तो अच्छा हुआ, अभिनेत्री ने जवाब दिया। वह आदमी बेवकूफ़ है। मैं उसे पहले ही 3 बार नीचे फेंक चुकी हूँ। तुम्हें पता है, मुझे घिन आती है जब गंदे छोटे लड़के बूढ़ी औरतों के पीछे भागते हैं। वह रुकी और एक छोटे से इशारे से ब्लैंच की ओर इशारा किया, जो डिनर के शुरू होने से ही बहुत असहज मुद्रा में थी,
वह बहुत स्पष्ट रूप से बैठी हुई थी, अपने से 3 सीट आगे बैठे प्रतिष्ठित दिखने वाले वृद्ध सज्जन को अपने कंधे दिखाने के इरादे से। तुम्हें भी छोड़ दिया जा रहा है, उसने फिर कहा। वांडिवरेस ने अपनी पतली मुस्कान बिखेरी और यह संकेत देने के लिए थोड़ा सा हरकत की कि उसे कोई परवाह नहीं है। निश्चित रूप से वह नहीं था जो बेचारी प्यारी ब्लैंच को सफलता प्राप्त करने से रोक सकता था। उसे स्टीनर द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे तमाशे में अधिक दिलचस्पी थी। बैंकर अपनी अचानक भड़की हुई भावनाओं के लिए जाना जाता था। वह भयानक जर्मन यहूदी जो पैसे बनाता था, जिसके हाथों ने लाखों की कमाई की थी। जब भी वह किसी महिला के प्रति आसक्त हो जाता था तो वह मूर्ख बन जाता था। वह उन सभी को चाहता था। कोई भी उसे मंच पर नहीं दिखा सकता था, लेकिन उसने उसे खरीद लिया, चाहे वह कितनी भी महंगी क्यों न हो। बड़ी रकम बोली गई। 2 बार वेश्याओं के लिए उसकी उग्र भूख ने उसे बर्बाद कर दिया था। जैसा कि वांडिवरेस कहा करते थे, वेश्याओं ने उसके पैसे की थैलियों को खाली करके सार्वजनिक नैतिकता का बदला लिया। लैंस के नमक के कारखानों में एक बड़े ऑपरेशन ने उसे बदले पर शक्तिशाली बना दिया था, और इसलिए पिछले 6 हफ्तों से मिग्नन को उन्हीं नमक के कारखानों से अच्छा खासा हिस्सा मिल रहा था। लेकिन लोग शर्त लगाने लगे थे कि मिग्नन अपना टुकड़ा पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि नाना अपने सफ़ेद दांत दिखा रही थी। एक बार फिर स्टीनर मुसीबत में था, और इस बार इतनी गहराई से कि जब वह नाना के बगल में बैठा तो वह स्तब्ध लग रहा था। वह बिना भूख के खा रहा था, उसका होंठ नीचे लटक रहा था, उसका चेहरा धब्बेदार था। उसे बस एक आकृति का नाम लेना था। फिर भी उसने जल्दबाजी नहीं की, बल्कि उसके साथ खेलना जारी रखा, अपनी हंसी को उसके बालों वाले कान में फूंकते हुए और उसके भारी चेहरे पर होने वाली छोटी छोटी ऐंठन का आनंद लेते हुए। अगर वह मूर्ख काउंट मुफ्त वास्तव में उसके साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसा जोसेफ ने पोतीफर की पत्नी के साथ किया था, तो हमेशा सब कुछ ठीक करने के लिए पर्याप्त समय होगा। लियोविले या चेम्बरटन, एक वेटर फुसफुसाया, जो नाना और स्टीनर के बीच आकर खड़ा हो गया, ठीक उसी समय जब स्टीनर उससे धीमी आवाज में बात कर रहा था। अरे क्या, वह हकलाते हुए बोला, उसका सिर चकरा गया। जो भी तुम्हें पसंद हो, मुझे परवाह नहीं। वेंडिवरेस ने लूसी स्टीवर्ट को धीरे से धक्का दिया, जो एक बार चलने के बाद बहुत ही द्वेषपूर्ण भाषा और बहुत ही भयंकर आविष्कार करती थी। उस शाम मिग्नन उसे बहुत परेशान कर रही थी। वो खुशी खुशी बोतल धारक बन जाएगा, आप जानते हैं, उसने काउंट से टिप्पणी की। वह छोटे जॉनक्विया के साथ जो किया था, उसे दोहराने की उम्मीद कर रहा है। आपको याद होगा, जॉनक्विया रोज का आदमी था, लेकिन वह बड़े लॉर से प्यार करता था। अब मिग्नन ने जॉनक्विया के लिए लॉर को खरीदा और फिर उसके साथ रोज के पास वापस आया, जैसे कि वह एक पति था जिसे थोड़ी सी पाप करने की अनुमति दी गई थी। लेकिन इस बार यह बात विफल होने वाली है। नाना उन पुरुषों को नहीं छोड़ती जो उसे उधार दिए गए हैं। मिग्नन को क्या हो गया है कि वह अपनी पत्नी को इतनी गंभीरता से देख रहा है? वेंडिवरेस ने पूछा। उसने आगे झुककर देखा कि रोज फॉचेरी के प्रति अत्यधिक प्रेमपूर्ण हो रही है। यह उसके पड़ोसी के क्रोध का कारण था। उसने हंसते हुए फिर कहा, शैतान, क्या तुम ईर्ष्या कर रहे हो? लूसी ने गुस्से में कहा, ईर्ष्यालु। भगवान, अगर रोज लियोन को चाहती है तो मैं उसे खुशी खुशी छोड़ दूंगी उसकी कीमत के हिसाब से। यानी हफ्ते में एक गुलदस्ता और बाकी सब कुछ। देखो मेरे प्यारे बेटे, ये सभी नाटकीय बदमाश एक जैसे ही बने हैं। क्यों? रोज ने लियोन के नाना पर लिखे लेख को पढ़कर गुस्से से रोया। मुझे पता है कि उसने ऐसा किया था। तो अब तुम समझ गए हो, उसके पास भी एक लेख होना चाहिए, और वह उसे हासिल कर रही है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं लियोन को नीचे फेंक दूंगी, तुम देखोगे। वह अपने पीछे 2 बोतलें लेकर खड़े वेटर से लियोविले कहने के लिए रुकी और फिर धीमी आवाज में बोली, मैं चिल्लाना नहीं चाहता, यह मेरी शैली नहीं है, लेकिन वह वैसे भी एक घमंडी वेश्या है। अगर मैं उसके पति की जगह होता तो मैं उसे एक प्यारा सा डांस कराता। ओह, वो इस पर बहुत खुश नहीं होगी। वह मेरी फॉचेरी को नहीं जानती। वह भी एक गंदा आदमी है, जो दुनिया में आगे बढ़ने के लिए ऐसी महिलाओं के साथ दोस्ती करता है। ओह,
वे बहुत अच्छे लोग हैं। वंदेवरस ने उसे शांत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन रोज और लूसी द्वारा त्यागे गए बोडेनवे को गुस्सा आ गया और उसने चिल्लाकर कहा कि वे पापा को भूख और प्यास से मरने दे रहे हैं। इससे एक भाग्यशाली मोड़ आया। फिर भी रात का खाना खत्म हो रहा था, अब कोई भी नहीं खा रहा था। हालांकि प्लेट भरकर सापसे, लिटालियन और अनानास फ्रिटर्स एला पोम्पाडोर को तोड़ा जा रहा था। हालांकि शैंपेन, जो सूप कोर्स के बाद से ही पी जा रही थी, धीरे धीरे मेहमानों को घबराहट की स्थिति में लाने लगी थी। वे पहले की तुलना में शिष्टाचार पर कम ध्यान देने लगे। महिलाएं अव्यवस्थित टेबल व्यवस्था के बीच अपनी कोहनी पर झुकने लगी, जबकि पुरुष अधिक आसानी से सांस लेने के लिए अपनी कुर्सियों को पीछे धकेलने लगे और जल्द ही काले कोट हल्के रंग की चोलियों के बीच दबे हुए दिखाई दिए और नंगे कंधे आधे टेबल की ओर मुड़े हुए रेशम की तरह चमकने लगे। ये बहुत गर्म था और टेबल के ऊपर मोमबत्तियों की चमक पहले से कहीं अधिक पीली और फीकी होती जा रही थी। कभी कभी जब कोई महिला आगे झुकती थी तो उसकी गर्दन के पीछे के हिस्से में कल की बारिश के नीचे सुनहरा चमकता था और हीरे के क्लैस्प की चमक एक ऊंचे चिगनन को रोशन करती थी। गुजरते हुए मजाक में, हंसती आंखों में, सफेद दांतों की अचानक चमक में, शैंपेन के गिलास की सतह पर कैंडेलेब्रा के प्रतिबिंब में आग का एक स्पर्श था। कंपनी ने अपनी आवाज के शीर्ष पर मजाक किया, इशारे किए, सवाल पूछे जिनका किसी ने जवाब नहीं दिया और पूरे कमरे में एक दूसरे को पुकारा। लेकिन सबसे ज्यादा शोर वेटरों ने मचाया। वे अपने मूल रेस्तरां के गलियारों में खुद को घर जैसा महसूस कर रहे थे। वे एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे थे और गले से निकली आवाज के साथ आइस और मिठाई परोस रहे थे। मेरे बच्चों, बोडेनवे चिल्लाया, तुम्हें पता है कि हम कल खेल रहे हैं। सावधान रहना, ज्यादा शैंपेन मत पीना। जहां तक मेरा सवाल है, फुकारमोंट ने कहा, मैंने दुनिया के चारों कोनों में मौजूद हर तरह की शराब पी है। उनमें से कुछ तो असाधारण शराब हैं, जिनमें इतनी शराब होती है कि एक लाश भी मर सकती है। अच्छा, और तुम क्या सोचते हो? क्यों, इससे मुझे कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं खुद को नशे में नहीं डाल सकता। मैंने कोशिश की है और मैं नहीं कर सकता। वह बहुत पीला, बहुत शांत और संयमित था और अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुका हुआ बिना रुके शराब पी रहा था। इसकी परवाह मत करो, लुइस वायोलिन ने बड़बड़ाते हुए कहा। छोड़ो, तुम्हारा बहुत हो चुका। अगर मुझे रात भर तुम्हारी देखभाल करनी पड़े तो यह एक अजीब काम होगा। वो इतनी प्रसन्न थी कि लूसी स्टीवर्ट के गाल लाल हो गए थे, जबकि नम पलकों वाली रोज मिग्नन अत्यधिक पिघल रही थी। टाटान ने इस विचार से बहुत हैरान थी कि उसने खुद को बहुत अधिक खा लिया था, अपनी मूर्खता पर स्पष्ट रूप से हंस रही थी। अन्य, जैसे कि ब्लांच, कैरोलिन, सिमोन और मारिया, सभी एक साथ बात कर रहे थे और एक दूसरे को अपने निजी मामलों के बारे में बता रहे थे। कोचमैन के साथ विवाद, एक प्रस्तावित पिकनिक और चुराए गए या बहाल किए गए प्रेमियों की असंख्य जटिल कहानियां। इस बीच जॉर्जेस के पास एक युवक ने ली डे हॉर्न को चूमने की इच्छा व्यक्त की, जिसे एक तीखी थपकी मिली। साथ में कहा गया, देखो, तुम मुझे जाने दो, जो कि अच्छे आक्रोश के स्वर में कहा गया था। और जॉर्जेस, जो अब बहुत नशे में था और नाना को देखकर बहुत उत्साहित था, एक परियोजना को पूरा करने में झिझक रहा था जिसे वह गंभीरता से परिपक्व कर रहा था। वह वास्तव में चारों पैरों पर टेबल के नीचे जाने और एक छोटे कुत्ते की तरह नाना के पैरों पर जाकर बैठने की योजना बना रहा था। कोई भी उसे नहीं देख सकता था और वह सबसे शांत तरीके से वहां बैठा रहता। लेकिन जब लिया के आग्रह पर डगनेट ने युवक को चुपचाप बैठने के लिए कहा, तो जॉर्जेस को अचानक बहुत बुरा लगा, जैसे कि उसे फटकार लगाई गई हो। ओह, ये सब मूर्खतापूर्ण और धीमा था और जीने लायक कुछ भी नहीं था। डगनेट फिर भी चिढ़ने लगी और उसे एक बड़ा गिलास पानी पीने के लिए मजबूर किया। साथ ही उससे पूछा कि अगर वह खुद को किसी महिला के साथ अकेला पाता है तो वह क्या करेगा, ये देखते हुए कि शैंपेन के 3 गिलास उसे मोहित करने में सक्षम थे। क्यों, हवाना में, फुकारमोंट ने फिर कहा, वे एक खास जंगली बेरी से स्प्रिट बनाते हैं। आपको लगता है कि आप आग निगल रहे हैं। खैर, एक शाम मैंने 1 लीटर से ज्यादा शराब पी ली और इससे मुझे जरा भी नुकसान नहीं हुआ।
उससे भी बेहतर, एक और बार जब हम कोरोमंडल के तट पर थे, तो कुछ असभ्य लोगों ने हमें पता नहीं काली मिर्च और विट्रियल का किस तरह का मिश्रण दिया और उससे मुझे जरा भी नुकसान नहीं हुआ। मैं खुद को नशे में नहीं डाल सकता। पिछले कुछ समय से ला फालोइस का चेहरा उसके चेहरे पर नाराजगी जगा रहा था। वो व्यंग्य करने लगा और अप्रिय व्यंग्य करने लगा। ला फालोइस, जिसका दिमाग चक्कर खा रहा था, बहुत बेचैनी से पेश आ रहा था और गागा से सटकर खड़ा हो रहा था। लेकिन आखिरकार वह बेचैनी का शिकार हो गया। किसी ने अभी अभी उसका रुमाल लिया था और नशे में धुत होकर उसने उसे वापस मांगा। अपने पड़ोसियों से इसके बारे में पूछा, कुर्सियों और मेहमानों के पैरों के नीचे देखने के लिए नीचे झुका। और जब गागा ने उसे चुप कराने की पूरी कोशिश की, यह एक झंझट है, वह बुदबुदाया, मेरे नाम के पहले अक्षर और मुकुट कोने में दबे हुए हैं। वे मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं कहता हूँ, महाशय फलामोइस, लामाफोइस, माफालोइस। फूकारामोंट चिल्लाया, जिसने सोचा कि इस तरह से युवक के नाम को अनंत तक विकृत करना बहुत ही हास्यास्पद है। लेकिन ला फालोइस क्रोधित हो गया और हकलाते हुए अपने वंश के बारे में बात करने लगा। उसने फूकारामोंट के सिर पर पानी की बोतल भेजने की धमकी दी और काउंट डे वेंड्यूवर्स को उसे यह विश्वास दिलाने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा कि फूकारामोंट एक महान जोकर था। वास्तव में हर कोई हंस रहा था। ये पहले से ही घबराए हुए युवक के लिए था, जो अपनी सीट पर वापस आकर और बच्चों की तरह विनम्रता से खाना शुरू करने के लिए बहुत खुश था, जब उसके चचेरे भाई ने ऊंची आवाज में उसे खाना खिलाने का आदेश दिया। गागा ने उसे वापस अपने भरपूर पेट में ले लिया था। केवल समय समय पर वह मेहमानों पर चालाक और चिंतित नजर डालता था, क्योंकि वह अपना रुमाल ढूंढना बंद नहीं करता था। फिर फूकारामोंट ने अपनी मजाकिया शैली में मेज के दूसरी तरफ से लेबोडेट पर हमला किया। लुइस वायोलिन ने उसे चुप रहने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, क्योंकि उसने कहा, जब वह इस तरह से दूसरे लोगों पर झल्लाता है, तो ये हमेशा मेरे लिए शरारत में बदल जाता है। उसने एक विनोदी तरीका खोज लिया था जिसमें लेबोडेट को मैडम कहकर संबोधित करना शामिल था, और यह उसे बहुत मज़ेदार लगा होगा, क्योंकि वह इसे दोहराता रहा जबकि लेबोडेट ने शांति से अपने कंधे उचकाए और लगातार उत्तर दिया। कृपया अपनी जबान संभालिए मेरे प्यारे साथी, ये बेवकूफ़ी है। लेकिन जब फूकारामोंट अपने कदम रोकने में विफल रहा और यहाँ तक कि उसने अपने पड़ोसियों को बिना कारण बताए अपमानजनक व्यवहार करना शुरू कर दिया, तो उसने उसका उत्तर देना छोड़ दिया और काउंट वेंड्यूवर्स से अपील की, अपने दोस्त की जबान पर लगाम लगाए। महाशय, मैं नाराज नहीं होना चाहता। फूकारामोंट ने 2 बार द्वंद्व युद्ध लड़ा था और उसके साथ बहुत ही विनम्रता से पेश आया गया था और उसे हर मंडली में शामिल किया गया था। लेकिन अब उसके खिलाफ आम विद्रोह हो गया था। उसकी हरकतों से मेज पर बैठे लोग खुश हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि वो बहुत ही मजाकिया है, लेकिन शाम को खराब करने की कोई वजह नहीं थी। वेंड्यूवर्स, जिसका चेहरा स्पष्ट रूप से काला पड़ रहा था, ने लेबरडेट को उसका लिंग वापस देने पर जोर दिया। अन्य लोग मिग्नन, स्टीना और बोडेनवे, जो इस समय तक बहुत ही प्रफुल्लित हो चुके थे, ने भी चिल्लाते हुए हस्तक्षेप किया, जिससे उसकी आवाज दब गई। केवल नाना के बगल में भूले बिसरे बैठे बूढ़े सज्जन ने अपना राजसी व्यवहार बनाए रखा और अभी भी अपने थके हुए, खामोश तरीके से मुस्कुराते हुए नीरस आंखों से मिठाई के अप्रत्याशित समापन को देखा। हमारे यहाँ कॉफ़ी पीने के बारे में आप क्या कहेंगे, डकी? बोडेनवे ने कहा। हम बहुत सहज हैं। नाना ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। रात के खाने की शुरुआत से ही वह अपने घर में नहीं लग रही थी। इस पूरी संगत ने उसे वेटरों को चिल्लाने, उनकी आवाज़ की ऊंची आवाज़ और जिस तरह से वे खुद को सहज महसूस कर रहे थे, उससे अभिभूत और हैरान कर दिया था, जैसे कि वे किसी रेस्तरां में हों। परिचारिका की अपनी भूमिका को भूलकर वह सिर्फ भारी भरकम स्टीना के साथ व्यस्त हो गई, जो उसके बगल में बेहोशी की हालत में था। वो उसके प्रस्तावों को सुन रही थी और लगातार सिर हिलाकर और उस आकर्षक महिला की तरह हंसकर उन्हें मना कर रही थी, जो एक कामुक गोरी महिला की खासियत है। उसने जो शैंपेन पी थी, उससे उसका चेहरा गुलाबी लाल हो गया था, उसके होंठ गीले थे, उसकी आंखें चमक रही थीं, और बैंकर के प्रस्ताव उसके कंधों की हर बिल्ली जैसी हरकत के साथ बढ़ रहे थे।
उसके गले के हर छोटे कामों को उतार चढ़ाव के साथ, जो उसके सिर को घुमाने पर होता था। उसके कान के पास वह एक मीठा साटन जैसा कोना देख रहा था जिसने उसे पागल कर दिया था। कभी कभी नाना को टोका जाता था और फिर अपने मेहमानों को याद करते हुए वो ये दिखाने के लिए जितना संभव हो सके उतना खुश रहने की कोशिश करती कि उसे पता है कि कैसे स्वागत करना है। रात के खाने के अंत में वह बहुत नशे में थी। ये सोचकर वह दुखी हो गई, लेकिन शैंपेन में उसे लगभग सीधे नशे में डालने का एक तरीका था। फिर एक चिढ़ाने वाला विचार उसके दिमाग में आया। उसकी मेज पर इस तरह अनुचित व्यवहार करके ये महिलाएं उसे बदसूरत बनाने के लिए खुद को उत्सुक दिखा रही थीं। ओह हाँ, वह ये सब स्पष्ट रूप से देख सकती थी। लूसी ने फुकारामोंट को लेबोर्डेट के खिलाफ उकसाने के लिए एक इशारा किया था, जबकि रोज, कैरोलिन और अन्य लोग पुरुषों को भड़काने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। अब वहां इतना शोर था कि आप अपने पड़ोसी को बोलते हुए नहीं सुन सकते थे, और इसलिए कहानी यह हो गई कि आप नाना के यहाँ भोजन करते समय खुद को हर तरह की स्वतंत्रता दे सकते हैं। बहुत अच्छा, तो उन्हें देखना चाहिए। वो नशे में हो सकती है अगर आप चाहें, लेकिन वह अभी भी वहाँ सबसे चतुर और सबसे अधिक महिला जैसी महिला थी। उनसे कहो कि कॉफ़ी यहीं सर्व करें, गकी, बोडेनवे ने फिर कहा। मैं अपने पैर की वजह से यहीं रहना पसंद करता हूँ। लेकिन नाना ने स्टीना और बूढ़े सज्जन के आश्चर्यचकित कानों में फुसफुसाते हुए कहा, मैं गुस्से से उछल पड़ी थी। ये बिल्कुल सही है, इससे मुझे ऐसे गंदे लोगों को आमंत्रित करना सीखने को मिलेगा। फिर उसने भोजन कक्ष के दरवाजे की ओर इशारा किया और ऊंची आवाज में कहा, अगर आपको कॉफ़ी चाहिए तो वह वहाँ उपलब्ध है, आप जानते हैं। नाना के आक्रोशपूर्ण विस्फोट को देखे बिना ही सभी लोग टेबल छोड़कर डाइनिंग रूम की ओर बढ़ गए। और जल्द ही ड्राइंग रूम में बोडेनवे के अलावा कोई नहीं बचा था, जो सावधानी से आगे बढ़ा, दीवार के सहारे खड़ा था और उन महिलाओं को कोस रहा था जो पापा को भरते ही बाहर निकाल देती थीं। उनके पीछे खड़े वेटर पहले से ही मैनेजर के जोरदार आदेशों का पालन करते हुए प्लेट और बर्तन हटाने में व्यस्त थे। वे इधर उधर भाग रहे थे, एक दूसरे से टकरा रहे थे, जिससे पूरी टेबल गायब हो गई, जैसे कि मुख्य सीन शिफ्टर की सीटी की आवाज़ पर कोई पेंटोमाइम प्रॉपर्टी गायब हो जाती है। महिलाओं और सज्जनों को अपनी कॉफ़ी पीने के बाद ड्राइंग रूम में लौटना था। गम की बात करें तो यहाँ गर्मी कम है, गागा ने भोजन कक्ष में प्रवेश करते हुए हल्की सी कांपते हुए कहा। यहाँ खिड़की खुली रह गई थी। 2 लैंप टेबल को रोशन कर रहे थे, जहाँ कॉफ़ी और लिकर रखे हुए थे। वहाँ कोई कुर्सियाँ नहीं थीं और मेहमान खड़े होकर अपनी कॉफ़ी पी रहे थे, जबकि अगले कमरे में वेटरों द्वारा की जा रही शोरगुल और भी तेज होती जा रही थी। नाना गायब हो गई थी, लेकिन किसी को भी उसकी अनुपस्थिति की चिंता नहीं थी। वे उसके बिना बहुत बढ़िया काम चला रहे थे और हर कोई अपनी मदद कर रहा था और साइडबोर्ड के दराजों में चम्मचों की तलाश कर रहा था जो गायब थे। कई समूह बन गए थे। रात के खाने के दौरान अलग हुए लोग एक दूसरे से फिर से मिल गए और नज़रों का आदान प्रदान हुआ, अर्थपूर्ण हंसी और वाक्यांशों का आदान प्रदान हुआ जो हाल की स्थितियों को सारांशित करते थे। रोज मिग्नन ने कहा, क्या मॉन्सियूर फॉचेरी को इन दिनों में से किसी एक दिन हमारे साथ आकर दोपहर का भोजन नहीं करना चाहिए, ऑगस्टे? मिग्नन, जो अपनी घड़ी की चेन से खेल रहा था, ने पत्रकार को 1-2 सेकंड के लिए अपनी गंभीर नज़र से देखा। रोज अपने होश खो बैठी थी। एक अच्छे प्रबंधक के तौर पर वह इस तरह के खर्चीले कामों पर रोक लगाएगा। नोटिस के बदले में, ठीक है और ठीक है, लेकिन बाद में, निश्चित रूप से नहीं। फिर भी, चूंकि वह अपनी पत्नी की गलत सोच से पूरी तरह वाकिफ था और चूंकि उसने कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर किसी मूर्खता पर पिता की तरह आंख मारना अपना नियम बना लिया था, इसलिए उसने काफ़ी विनम्रता से जवाब दिया। निश्चित रूप से, मैं बहुत खुश होऊंगा। कृपया कल आइए, महाशय फॉचेरी। लूसी स्टीवर्ट ने ये निमंत्रण तब सुना जब वह स्टीना और ब्लैंच के साथ बातचीत कर रही थी और उसने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए बैंकर से कहा, यह एक पागलपन है जो उन सभी को है। उनमें से एक ने तो मेरे कुत्ते को चुराने की हद तक भी कर दी। अब प्यारे लड़के, अगर तुम उसे फेंक दोगे तो क्या मैं दोषी हूँ?
रोज ने पलटकर देखा। वो बहुत पीली थी और कॉफी पीते हुए स्टीना को घूर रही थी। और फिर उसके द्वारा उसे छोड़ दिए जाने पर उसे जो गुस्सा आया था वह उसकी आंखों में भड़क गया। उसने मिग्नन से ज्यादा साफ देखा। जॉनक्विया की चाल को दूसरी बार शुरू करना उसकी मूर्खता थी। वे चकमा देने वाले कभी भी 2 बार भागने में सफल नहीं हुए। खैर, उसके लिए यह बहुत बुरा था। उसके पास फौचेरी होगी। वह रात के खाने की शुरुआत से ही उस पर मोहित हो रही थी, और अगर मिग्नन खुश नहीं हुई तो यह उसे और भी ज्यादा ज्ञान सिखाएगा। तुम लड़ने नहीं जा रही हो, वेंड्यूवर्स ने लूसी स्टीवर्ट के पास आकर कहा। नहीं, उससे मत डरो। बस उसे बुरा मानना होगा और चुप रहना होगा, नहीं तो मैं राज खोल दूंगा। फिर फौचेरी को तानाशाही संकेत देते हुए, मेरे छोटे भाई, तुम्हारी चप्पलें मेरे घर पर हैं। मैं उन्हें कल तुम्हारे लिए कुली के लॉज में पहुंचा दूंगा। वो इस बारे में मजाक करना चाहता था, लेकिन वह रानी की तरह नजर आ रही थी। क्लेरिस, जो चुपचाप किर्श का एक गिलास पीने के लिए दीवार के सहारे खड़ी थी, अपने कंधे उचकाती हुई दिखी। एक आदमी के लिए एक सुखद काम। क्या ये सच नहीं है कि जिस क्षण 2 महिलाएं अपने प्रेमियों की मौजूदगी में एक साथ होती हैं, उनका पहला विचार एक दूसरे को खत्म करने का होता है। ये प्रकृति का नियम था। जहाँ तक खुद का सवाल है, भगवान के नाम पर, अगर वह चाहती तो हेक्टर के लिए गागा की आंखें फोड़ देती। लेकिन वो उससे घृणा करती थी। फिर जब ला फालोइस वहां से गुजरी तो उसने उससे टिप्पणी करके खुद को संतुष्ट किया। सुनो मेरे दोस्त, तुम्हें वे बहुत अच्छी तरह से विकसित पसंद हैं। तुम उन्हें पका हुआ नहीं चाहते, तुम उन्हें फफूंदायुक्त चाहते हो। ला फालोइस बहुत परेशान और चिंतित लग रहा था। क्लेरिस को उसका मजाक बनाते देख उसे उस पर शक होने लगा। कोई बकवास नहीं, वो बुदबुदाया। तुमने मेरा रूमाल ले लिया है, तो फिर इसे वापस दे दो। वो हमें अपने उस रूमाल से डरा रहा है। वह चिल्लाई, क्यों, तुम गधे, मुझे तुमसे ये क्यों लेना चाहिए था? क्यों? उसने संदेह से कहा। क्यों? ताकि तुम इसे मेरे लोगों तक भेज सको और मुझसे समझौता कर सको। इस बीच फुकारमोंट शराब बनाने वालों पर पूरी लगन से हमला कर रहा था। वह लेबोर्डेट को व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखता रहा, जो महिलाओं के बीच में कॉफी पी रही थी। और कभी कभी वह कुछ अंशों में ये दावा भी करता था, वह एक घोड़ा व्यापारी का बेटा है। कुछ लोग कहते हैं कि वह एक काउंटेस की नाजायज संतान है। कभी एक पैसा भी नहीं, फिर भी उसकी जेब में हमेशा 25 लुई रहते हैं। शहर की महिलाओं का नौकर, एक बड़ा लुबार, जो कभी उनमें से किसी के साथ नहीं जाता। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। उसने गुस्से में आकर दोहराया। नहीं, भगवान की कसम, मुझे उसके कान पकड़ने चाहिए। उसने चाटरेस का एक गिलास पी लिया। चाटरेस का उस पर जरा भी असर नहीं हुआ। इसने उसे उस हद तक भी प्रभावित नहीं किया, और उसने अपने अंगूठे के नाखून को अपने दांतों के किनारे से टकराया। लेकिन अचानक, जैसे ही वह लेबोर्डेट की ओर बढ़ रहा था, उसका चेहरा राख जैसा सफ़ेद हो गया और वह साइडबोर्ड के सामने ढेर में गिर गया। वह पूरी तरह से नशे में था। लुईस वायोलिन खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसने ये भविष्यवाणी करने में बिल्कुल सही किया था कि मामले का अंत बुरा होगा, और अब उसे रात के बाकी समय के लिए अपना काम पूरा करना होगा। गागा ने उसे आश्वस्त किया। उसने एक अनुभवी महिला की नज़र से अधिकारी की जांच की और घोषणा की कि मामला कुछ खास नहीं था और यह सज्जन बिना किसी गंभीर परिणाम के कम से कम 1 दर्जन या 15 घंटे ऐसे ही सोते रहेंगे। फुकारामोंट को ले जाया गया। अच्छा, नाना कहाँ चली गईं? वंदेवव्रेस ने पूछा। हाँ, वो निश्चित रूप से मेज छोड़कर कहीं उड़ गई थी। अचानक से सभी लोगों ने उसे याद किया और सभी ने उसके बारे में पूछा। स्टीना, जो कुछ सेकंड के लिए उसके कारण बेचैन था, ने वंदेवरस से उस बूढ़े सज्जन के बारे में पूछा, क्योंकि वह भी गायब हो गया था। लेकिन काउंट ने उसे आश्वस्त किया वह अभी अभी उस बूढ़े सज्जन को वापस लाया था। वह एक अजनबी था, जिसका नाम लेना बेकार था। इतना कहना ही काफ़ी है कि वह एक बहुत अमीर आदमी था जो रात के खाने का खर्च उठाने में बहुत खुश था। फिर जब नाना को एक बार फिर से भुला दिया जा रहा था,
वेंडिवरस ने देखा कि डागुनेट एक खुले दरवाजे से बाहर देख रही थी और उसे इशारा कर रही थी। और बेडरूम में उसने घर की मालकिन को बैठे हुए पाया। उसके होंठ सफ़ेद और कठोर थे, जबकि डागुनेट और जॉर्जेस उसे एक भयभीत भाव से देख रहे थे। तुम्हें क्या हो गया है? उसने आश्चर्य से पूछा। उसने न तो कोई उत्तर दिया, न ही अपना सिर घुमाया, और उसने अपना प्रश्न दोहराया। क्यों, मेरे साथ यही मामला है, वह अंत में चिल्लाई। मैं उन्हें मेरा मजाक नहीं उड़ाने दूंगी। इसके बाद उसने अपने मन में आए हर भाव को व्यक्त किया। हाँ, ओह हाँ, वह मूर्ख नहीं थी, वह स्पष्ट रूप से देख सकती थी। वे लोग रात के खाने के दौरान उसके बारे में शैतानी बातें कर रहे थे और ये दिखाने के लिए तरह तरह की डरावनी बातें कह रहे थे कि वे उसके बारे में कुछ नहीं सोचते। उन बदचलनों का एक समूह जो उसके जूते धोने के लायक भी नहीं थे। उसे फिर से खुद को परेशान करते हुए पकड़ो, ताकि बाद में उसे इसके लिए परेशान किया जा सके। वह वास्तव में नहीं जानती थी कि उसे उस सारे गंदे लोगों को घर से बाहर फेंकने से क्या रोक रहा था। और इसके साथ ही क्रोध ने उसका गला घोंट दिया और उसकी आवाज़ सिसकियों में टूट गई। आओ आओ मेरी लड़की, तुम नशे में हो, वेंडिवरस ने कहा और परिचित होते हुए कहा। तुम्हें समझदार होना चाहिए। नहीं, अब वो इनकार कर देगी, वो वहीं रहेगी जहाँ थी। मैं नशे में हूँ, ये बहुत संभव है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग मेरा सम्मान करें। पिछले 15 मिनट से डैगनेट और जॉर्जेस उसे वापस ड्राइंग रूम में आने के लिए व्यर्थ ही विनती कर रहे थे। हालांकि वह जिद्दी थी, उसके मेहमान जो चाहे कर सकते थे। वो उनसे इतनी घृणा करती थी कि उनके बीच वापस आना उसके लिए संभव नहीं था। नहीं, वह ऐसा कभी नहीं करेगी, कभी नहीं। हो सकता है कि वे उसे कमरे से बाहर निकलने से पहले ही टुकड़े टुकड़े कर दें। मुझे संदेह होना चाहिए था, उसने फिर कहा। ये रोज़ की बिल्ली है जिसने साजिश रची है। मुझे यकीन है कि रोज़ ने उस इज्जतदार महिला को आने से रोक दिया होगा जिसका मैं आज रात इंतजार कर रहा था। उसने मैडम रॉबर्ट का जिक्र किया। वेंडिवरस ने उसे वचन दिया कि मैडम रॉबर्ट ने अचानक इनकार कर दिया था। उसने बहुत गंभीरता से उसकी बात सुनी और तर्क दिया, क्योंकि वह इस तरह के दृश्यों से अच्छी तरह परिचित था और जानता था कि ऐसी स्थिति में महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने उसे कुर्सी से उठाने और अपने साथ ले जाने के लिए उसके हाथ पकड़ने की कोशिश की, वो उसके हाथ से छूटने के लिए संघर्ष करने लगी और उसका गुस्सा दोगुना हो गया। अब बस ये देखिए, वे उसे कभी यह विश्वास नहीं दिला पाएंगे कि फॉचेरी ने काउंट मफेट को आने से नहीं रोका था। फॉचेरी एक आम सांप था, एक ईर्ष्यालु किस्म का, एक ऐसा आदमी जो किसी महिला के खिलाफ पागल हो सकता है और उसकी पूरी खुशी को नष्ट कर सकता है। क्योंकि वह ये जानती थी काउंट उसके प्रति पागल हो गया था। वो उसे पा सकती थी। उसे, मेरे प्यारे, कभी नहीं। वेंडिवरस चिल्लाया, खुद को भूल गया और जोर से हंसा। क्यों नहीं? उसने गंभीर और थोड़ा संयत होकर पूछा। क्योंकि वह पूरी तरह से पुजारियों के हाथों में है, और अगर वह तुम्हें अपनी उंगलियों के पोरों से छू भी ले तो वह अगले दिन जाकर अपना अपराध कबूल कर लेगा। अब एक अच्छी सलाह सुनो। दूसरे आदमी को अपने से दूर मत जाने दो। वह एक दो पल के लिए चुप और विचारमग्न रही। फिर वह उठी और जाकर अपनी आंखें धो लीं। फिर भी जब वे उसे डाइनिंग रूम में ले जाना चाहते थे, तब भी वह गुस्से से चिल्लाई, नहीं। वेंडिवरस मुस्कुराते हुए और बिना उस पर और दबाव डाले बेडरूम से बाहर चला गया, और जैसे ही वह चला गया, उसमें पिघलती कोमलता का संचार हुआ। उसने खुद को डागुनेट की बाहों में फेंक दिया और चिल्लाई, आह मेरी प्यारी, दुनिया में सिर्फ तुम ही हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें अपने दिल की गहराइयों से प्यार करता हूँ। ओह, ये बहुत अच्छा होगा अगर हम हमेशा साथ रह सकें। हे भगवान, औरतें कितनी बदकिस्मत होती हैं। तभी उसकी नज़र जॉर्जेस पर पड़ी, जो उन्हें चूमते देखकर बहुत लाल हो रहा था, और उसने भी उसे चूम लिया। स्वीटी एक बच्चे से ईर्ष्या नहीं कर सकती। वह चाहती थी कि पॉल और जॉर्जेस हमेशा सहमत रहें, क्योंकि उन तीनों के लिए यह बहुत अच्छा होगा कि वे हमेशा इस तरह रहें, ये जानते हुए कि वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन एक असाधारण शोर ने उन्हें परेशान कर दिया। कमरे में कोई खर्राटे ले रहा था।
जिसके बाद कुछ खोजबीन के बाद उन्होंने बोडेनवे को देखा, जो अपनी कॉफी पीने के बाद आराम से वहां बैठ गया होगा। वो 2 कुर्सियों पर सो रहा था, उसका सिर बिस्तर के किनारे पर टिका हुआ था और उसका पैर सामने की ओर फैला हुआ था। नाना को उसका खुला मुंह और हर खर्राटे के साथ उसकी नाक हिलती हुई इतनी अजीब लगी कि वह हंसी के पागलों की तरह कांप उठी। वो कमरे से बाहर निकली, उसके पीछे डेग्नेट और जॉर्जेस थे। डाइनिंग रूम को पार करके ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, हर कदम पर उसकी खुशी बढ़ती जा रही थी। ओह मेरी प्यारी, तुम्हें कुछ पता नहीं है, वह रो पड़ी, लगभग खुद को रोज की बाहों में फेंकते हुए। आओ और देखो। सभी महिलाओं को उसका अनुसरण करना पड़ा। उसने उनके हाथों को अपने साथ खींचा और अपनी मर्जी से उन्हें अपने साथ खींच लिया। अपनी हरकत के साथ साथ वह इतनी खुलकर हंस रही थी कि वे सभी विश्वास के साथ हंसने लगीं। बैंड गायब हो गया और 1 या 2 सेकंड के लिए बोडेनवे के राजसी फैले हुए रूप के चारों ओर सांस रोककर खड़े रहने के बाद वापस लौट आया। और फिर हंसी का एक विस्फोट हुआ, और जब उनमें से एक ने बाकी लोगों को चुप रहने के लिए कहा तो बोडेनवे की दूर से आती खर्राटों की आवाज सुनाई देने लगी। 4 बजने वाले थे। डाइनिंग रूम में अभी अभी कार्ड टेबल लगी थी, जिस पर वनदेवरस, स्टीना, मिग्नन और लाबोर्डेट बैठ गए थे। उनके पीछे लूसी और कैरोलीन दांव लगा रही थी, जबकि ब्लेंच नींद से सिर हिला रही थी और अपनी रात से असंतुष्ट थी। वह वनदेवरस से 5 मिनट के अंतराल पर पूछती रही कि क्या वे जल्दी नहीं जा रहे हैं। ड्राइंग रूम में नाचने की कोशिश हो रही थी। डागुनेट पियानो या दराज की छाती पर थी, जैसा कि नाना ने कहा था। वह थम्पर नहीं चाहती थी, क्योंकि मिमी जितनी चाहे उतनी वाल्स और पोल्का बजा सकती थी। लेकिन नृत्य धीमा पड़ रहा था और महिलाएं सोफे के कोनों में एक साथ नींद में बातें कर रही थीं। लेकिन अचानक शोर मच गया। 11 युवकों का एक समूह आया था और वे एंट्रूम में जोर जोर से हंस रहे थे और ड्राइंग रूम की ओर बढ़ रहे थे। वे अभी अभी आंतरिक मंत्रालय में बॉल से आए थे और शाम की पोशाक में थे और कई अज्ञात आदेश पहने हुए थे। नाना इस उपद्रवी प्रवेश से परेशान थी। उसने वेटरों को बुलाया जो अभी भी रसोई में थे और उन्हें इन व्यक्तियों को दरवाजे से बाहर फेंकने का आदेश दिया। उसने कसम खाई कि उसने उनमें से किसी को पहले कभी नहीं देखा था। फॉचेरी, लेबोडेट, डेगुनेट और बाकी सभी पुरुष अपनी परिचारिका के प्रति सम्मानजनक व्यवहार लागू करने के लिए आगे आए थे। बड़े बड़े शब्द उड़े, हाथ फैलाए गए और कुछ सेकंड के लिए हाथापाई का सामान्य आदान प्रदान आसन था। इसके बावजूद, हालांकि, एक छोटा बीमार दिखने वाला हल्के बालों वाला आदमी लगातार दोहराता रहा, आओ आओ नाना, तुमने हमें उस शाम पीटर्स के बड़े लाल सैलून में देखा था। कृपया याद करो, तुमने हमें आमंत्रित किया था पीटर्स के घर पर पिछली शाम। उसे सब कुछ याद नहीं था। सबसे पहले कौन सी शाम थी? और जब छोटे गोरे बालों वाले उस व्यक्ति ने उस दिन का जिक्र किया, जो बुधवार था, तो उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि उसने बुधवार को पीटर्स के यहाँ खाना खाया था, लेकिन उसने किसी को निमंत्रण नहीं दिया था। उसे इस बात का लगभग पूरा यकीन था। लेकिन मान लीजिए कि तुमने उन्हें आमंत्रित किया है, मेरी अच्छी लड़की, लेबोडेट ने बड़बड़ाया, जिसे संदेह होने लगा था। शायद तुम थोड़ी उत्साहित थीं। फिर नाना हंसने लगी। ये बिल्कुल संभव था, वो वास्तव में नहीं जानती थीं। तो फिर, चूंकि ये सज्जन मौके पर थे, इसलिए उन्होंने उसे अंदर आने की अनुमति दे दी। सब कुछ चुपचाप व्यवस्थित किया गया। कई नए लोगों ने ड्राइंग रूम में दोस्त बनाए और दृश्य हाथ मिलाने के साथ समाप्त हुआ। छोटे बीमार दिखने वाले हल्के बालों वाले व्यक्ति का नाम फ्रांस के सबसे महान नामों में से एक था। इसके अलावा 11 ने घोषणा की कि अन्य लोग उनके पीछे आएंगे, और वास्तव में हर कुछ क्षणों में दरवाजा खुलता था और सफ़ेद दस्ताने और आधिकारिक पोशाक पहने लोग खुद को पेश करते थे। वे अभी भी मंत्रालय में बॉल से आ रहे थे। फॉचेरी ने मजाक में पूछा कि क्या मंत्री भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन नाना ने गुस्से में जवाब दिया कि मंत्री उन लोगों के घर जाते हैं जिनकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। उसने जो नहीं कहा वह ये था कि वह काउंट मफेट को लोगों की भीड़ के बीच अपने कमरे में प्रवेश करते देखने की उम्मीद से ग्रस्त थी। उसने अपने फैसले पर पुनर्विचार किया होगा, और इसलिए रोज से बात करते समय उसने दरवाजे पर कड़ी नजर रखी।
5 बज गए। नाच बंद हो चुका था और ताश खेलने वाले अकेले ही अपना खेल जारी रखे हुए थे। लेबोर्डेट ने अपनी सीट खाली कर दी थी और महिलाएं ड्राइंग रूम में वापस आ गई थीं। वहां की हवा में एक लंबी जागरण की तरह की तंद्रा थी और दिए एक डगमगाती रोशनी बिखेर रहे थे, जबकि उनकी जली हुई बत्तियां उनके गोले के भीतर लाल चमक रही थीं। महिलाएं उस अस्पष्ट उदासी भरे समय में पहुंच गई थीं जब उन्हें लगा कि एक दूसरे को अपना इतिहास बताना जरूरी है। ब्लैंच डे सिवरी ने अपने दादा जनरल के बारे में बताया, जबकि क्लेरिस ने एक रोमांटिक कहानी गढ़ी जिसमें एक ड्यूक ने उसके चाचा के घर पर उसे बहकाया, जहां वह सुअर के शिकार के लिए आया करता था। दोनों महिलाएं अलग अलग दिशाओं में देखते हुए अपने कंधे उचकाती रहीं और खुद से पूछती रहीं कि आखिर दूसरी ऐसी झूठी बातें कैसे कह सकती है। जहां तक लूसी स्टीवर्ट का सवाल है, उन्होंने चुपचाप अपनी उत्पत्ति को स्वीकार किया और अपनी इच्छा से अपने बचपन और उन दिनों के बारे में बताया जब उनके पिता, जो उत्तरी रेलवे टर्मिनस में व्हील ग्रीसर थे, रविवार को उन्हें सेब का पफ खिलाते थे। ओह, मुझे तुम्हें इसके बारे में बताना ही होगा, छोटी मारिया ब्लोंड अचानक चिल्लाई। मेरे सामने एक सज्जन रहते हैं, एक रूसी, बहुत अमीर आदमी। अच्छा, बस कल्पना करो, कल मुझे फलों की एक टोकरी मिली। ओह, ये सिर्फ एक टोकरी थी। बहुत बड़े आड़ू, इतने बड़े अंगूर, साल के इस मौसम के लिए बस बढ़िया। और उनके बीच में 6000 फ्रैंक के नोट। ये रूसी का काम था। बेशक मैंने पूरी चीज वापस भेज दी, लेकिन मुझे कहना होगा कि मेरा दिल थोड़ा दुखा जब मैंने फलों के बारे में सोचा। महिलाओं ने एक दूसरे को देखा और अपने होंठ सिकोड़ लिए। अपनी उम्र में छोटी मारिया ब्लोंड के गाल बहुत सुंदर थे। इसके अलावा ये सोचना भी मुश्किल है कि उसके जैसी लड़कियों के साथ ऐसी चीजें हो सकती हैं। उनके बीच उसके लिए असीम घृणा थी। ये लूसी थी जिससे वे विशेष रूप से ईर्ष्या करती थीं, क्योंकि वे उसके 3 राजकुमारों के बारे में सोचकर खुद को संभाल नहीं पाती थीं। जब से लूसी ने बोइस में रोजाना सुबह की सैर शुरू की थी, वे सभी अमेजन बन गई थीं, जैसे कि उन पर कोई उन्माद सवार हो गया हो। दिन निकलने वाला था और नाना ने अपनी आंखें दरवाजे से फेर ली, क्योंकि वह सारी उम्मीदें छोड़ चुकी थी। कंपनी के लोग उब चुके थे। रोज मिग्नन ने स्लीपर गाने से इनकार कर दिया था और सोफे पर दुबककर बैठ गई थी, फॉचेरी के साथ धीमी आवाज में बातें कर रही थी और मिग्नन का इंतजार कर रही थी, जिसने अब तक वेंडेवरस से 50 लुईस जीत लिए थे। एक मोटे सज्जन ने अल्सेशियन लहजे में अब्राहम के बलिदान का पाठ किया था, एक ऐसा अंश जिसमें सर्वशक्तिमान कसम खाते समय कहता है, मेरे नाम से, और इसहाक हमेशा हाँ पापा कहकर जवाब देता है। हालांकि किसी को भी समझ नहीं आया कि यह सब क्या था और इस अंश को बेवकूफाना माना गया था। लोग इस बात पर असमंजस में थे कि कैसे मौज मस्ती करें और रात को उचित मजाक के साथ कैसे खत्म करें। 1 या 2 पल के लिए लेबोर्डेट ने ला फालोइस से फुसफुसाकर अलग अलग महिलाओं की निंदा करने का विचार बनाया, जो अभी भी प्रत्येक महिला के चारों ओर घूम रहा था, ये देखने के लिए कि क्या वह अपनी छाती में अपना रुमाल छिपा रही है। जल्द ही, जब साइडबोर्ड पर अभी भी शैंपेन की कुछ बोतलें बची थीं, तो युवा पुरुष फिर से शराब पीने लगे। वे एक दूसरे को चिल्लाते रहे, उन्होंने एक दूसरे को उकसाया, लेकिन नशे की एक नीरस किस्म, जो इतनी मूर्खतापूर्ण थी कि किसी को भी निराशा में डाल सकती थी, ने कंपनी को इस हद तक जकड़ लिया कि उससे उबरने की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर छोटे बालों वाला लड़का, वह आदमी जो फ्रांस में सबसे बड़े नामों में से एक था और अपनी बुद्धि के अंत तक पहुंच गया था और इस विचार से हताश था कि वो कुछ वास्तव में मज़ेदार नहीं खोज पाया, उसने एक शानदार विचार सोचा। उसने अपनी शैंपेन की बोतल छीन ली और उसमें से सारा पानी पियानो में उड़ेल दिया। उसके साथी हंसी से लोटपोट हो गए। अबला, वो पियानो में शैंपेन क्यों डाल रहा है? टाटा नेने ने उसे देखते ही बड़े आश्चर्य से पूछा। क्या मेरी लड़की, तुम नहीं जानती कि वह ऐसा क्यों कर रहा है? लाबोर्डेट ने गंभीरता से उत्तर दिया, पियानो के लिए शैंपेन से बढ़िया कुछ नहीं है, यह उन्हें सुर देता है। आह, तातन नेने ने दृढ़ता से कहा, और जब बाकी लोग उस पर हंसने लगे तो वह गुस्सा हो गई। उसे कैसे पता? वे हमेशा उसे उलझन में डालते रहते थे। शाम निश्चित रूप से एक बड़ी विफलता बन रही थी।
रात सबसे अप्रिय तरीके से समाप्त होने की आशंका थी। एक कोने में अकेले बैठे मारिया ब्लॉन्ड और लिया डे हॉर्न ने आपस में झगड़ना शुरू कर दिया था। पहले ने दूसरे पर अपर्याप्त धन वाले लोगों के साथ संबंध बनाने का आरोप लगाया। वे इस पर बहुत अधिक गाली गलौज करने लगे थे। उनकी मुख्य बाधा संबंधित पुरुषों का अच्छा दिखना था। लूसी, जो सीधी सादी थी, ने उन्हें चुप रहने को कहा। उसके अनुसार अच्छा दिखना कुछ नहीं था, अच्छा फिगर ही चाहिए था। दूर एक सोफे पर एक अटैची ने अपना हाथ सिमोन की कमर के चारों ओर डाल दिया था और उसकी गर्दन को चूमने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिमोन, उदास और पूरी तरह से बेचैन, हर नए प्रयास पर उसे दूर धकेलती हुई चिल्लाती रही, तुम मुझे परेशान कर रहे हो, और उसके चेहरे पर पंखे से जोरदार थप्पड़ मारती रही। इस बात के लिए महिलाओं में से किसी ने भी खुद को छूने नहीं दिया। क्या लोगों ने उन्हें गोरी महिलाएं समझ लिया? इस बीच गागा ने एक बार फिर ला फालोइस को पकड़ लिया था और उसे अपने घुटनों पर लगभग उठा लिया था, जबकि क्लेरिस दो सज्जनों के बीच से गायब हो गई थी, घबराई हुई हंसी के साथ हिल रही थी जैसे महिलाएं गुदगुदी होने पर करती हैं। पियानो के चारों ओर वे अभी भी अपने छोटे से खेल में व्यस्त थे, क्योंकि वे बेवकूफ़ी भरी मूर्खता के दौर से गुजर रहे थे, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने साथी को अपनी बोतल को वाद्ययंत्र में खाली करने की उन्मत्त इच्छा में धक्का दे रहा था। यह एक सरल और आकर्षक प्रक्रिया थी। अब तो, बूढ़े लड़के, एक गिलास पी लो, शैतान ले लो, वह प्यासा पियानो है। हाय तिनशुन, यहाँ एक और बोतल है, तुम्हें एक बूंद भी नहीं खोना चाहिए। नाना की पीठ मुड़ी हुई थी और वह उन्हें नहीं देख पा रही थी। वह अब भारी भरकम स्टीनर पर गिर रही थी, जो उसके बगल में बैठा था। ये बहुत बुरा था, ये सब उस मुफ्त की वजह से था, जिसने उसे जो दिया गया था, उसे ठुकरा दिया था। अपनी सफ़ेद फाउलाद ड्रेस में बैठी हुई, जो शिफ्ट की तरह हल्की और सिलवटों से भरी हुई थी, झुकी हुई पलकों और नशे के स्पर्श से पीले गालों के साथ बैठी हुई, जिससे वह पीड़ित थी, उसने खुद को उस शांत भाव से उसके सामने पेश किया जो एक अच्छे स्वभाव वाली वेश्या के लिए विशिष्ट है। उसके बालों और गले में लगे गुलाब के फूल अपनी पत्तियां खो चुके थे और केवल उनके डंठल बचे थे। अब स्टीनर ने जल्दी से अपना हाथ उसकी स्कर्ट की सिलवटों से हटा लिया, जहां वह जॉर्जेस द्वारा वहां लगाए गए पिनों के संपर्क में आ गया था। उसकी उंगलियों पर खून की कुछ बूंदें दिखाई दी और एक नाना की पोशाक पर गिर गई और उसे दाग लगा दिया। नाना ने गंभीरता से कहा, अब सौदा पक्का हो गया है। दिन तेजी से ढल रहा था। एक अनिश्चित सी रोशनी, जो एक मार्मिक उदासी से भरी हुई थी, खिड़कियों से चुपके से अंदर आ रही थी। और उसके साथ ही मेहमानों ने प्रस्थान करना शुरू कर दिया। ये सबसे खट्टा और असुविधाजनक वापसी थी। कैरोलीन हेकेट अपनी रात के नुकसान से परेशान होकर घोषणा की कि जब तक आप कुछ सुंदर दृश्यों में सहायता करने के लिए उत्सुक नहीं हैं, तब तक आपको जाने का समय आ गया है। रोज ने ऐसे मुंह बनाया जैसे कि उसके स्त्रीत्व के साथ समझौता किया गया हो। इन लड़कियों के साथ हमेशा ऐसा ही होता था, वे नहीं जानती थीं कि कैसे व्यवहार करना है और जब वे समाज में पहली बार आती थीं, तो घृणित आचरण की दोषी होती थीं। और मिग्नन ने वेंड्यूवर्स को पूरी तरह से साफ कर दिया। परिवार ने प्रस्थान किया। उन्होंने स्टीनर के बारे में चिंता नहीं की, लेकिन फाउचेरी को कल के लिए अपना निमंत्रण दोहराया। इसके बाद लूसी ने पत्रकार के एस्कॉर्ट को घर जाने से मना कर दिया और उसे तीखी आवाज में उसकी घूमने वाली अभिनेत्री के पास वापस भेज दिया। इस पर रोज ने तुरंत पलटकर जवाब में गंदी सुअर कहा। लेकिन मिग्नन, जो महिलाओं के झगड़ों में हमेशा पिता की तरह व्यवहार करता था, क्योंकि उसका अनुभव बहुत लंबा था और वो उनसे बेहतर था, ने उसे पहले ही घर से बाहर धकेल दिया था, साथ ही उसे ये भी बताया था कि उसे ऐसा करना चाहिए। लूसी उनके पीछे अकेली अवस्था में नीचे आई, जिसके बाद गागा को बीमार बच्चों की तरह रोती हुई ला फालोइस को ले जाना पड़ा, जो क्लेरिस को पुकार रही थी, जो बहुत पहले अपने दो सज्जनों के साथ चली गई थी। सिमोन भी गायब हो गई थी। वास्तव में टाटान, लिया और मारिया को छोड़कर कोई नहीं बचा था, जिन्हें लेबोडेट ने खुशी खुशी अपने संरक्षण में ले लिया था। ओह, लेकिन मैं बिल्कुल भी बिस्तर पर नहीं जाना चाहती, नाना ने कहा।
किसी को कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। उसने खिड़की के शीशों से आसमान को देखा। आसमान में कालिख लगी हुई थी और उस पर कालिख के बादल छा रहे थे। सुबह के 6 बज रहे थे। रास्ते में बुलेवार्ड हॉर्समैन के दूसरी तरफ अभी भी सो रहे घरों की चमचमाती छतें धुंधल के आसमान के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं, जबकि सुनसान सड़क के किनारे सड़क सफाई करने वालों का एक गिरोह लकड़ी के जूतों की खटखट के साथ गुजर रहा था। जब उसने पेरिस को इस तरह से जागते हुए देखा तो वह कोमल लड़कियों जैसी भावनाओं से अभिभूत हो गई। देश के लिए तड़प उठी, रमणीय दृश्यों के लिए, मुलायम और सफ़ेद चीज़ों के लिए। अब सोचो तुम्हें क्या करना है, उसने स्टीने के पास वापस आते हुए कहा। तुम मुझे बोइस डे बोलोग्ने ले जाओगे और हम वहाँ दूध पेंगे। उसने बचकानी खुशी में अपने हाथ ताली बजाई। बैंकर के जवाब का इंतजार किए बिना वह स्वाभाविक रूप से सहमत था, हालांकि वह वास्तव में ऊब गया था और दूसरी चीज़ों के बारे में सोचने लगा था। वह अपने कंधों पर एक पेलिस फेंकने के लिए भाग गई। ड्राइंग रूम में अब स्टीने के साथ कोई नहीं था सिवाय नौजवानों के एक समूह के। वे इस समय तक अपने गिलासों के बचे हुए हिस्से को पियानो में गिरा चुके थे और जाने की बात कर रहे थे, जब उनमें से एक विजयी भाव से भागता हुआ अंदर आया। उसके हाथ में आखिरी बची हुई बोतल थी, जिसे वह पेंट्री से अपने साथ लाया था। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, वह चिल्लाया। यहाँ चार्टरेज की एक बोतल है, इससे वह ठीक हो जाएगा। और अब मेरे युवा मित्रों, चलो इसे हुक से पकड़ते हैं। हम बेवकूफ़ हैं। ड्रेसिंग रूम में नाना को ज़ोई को जगाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो कुर्सी पर सो गई थी। गैस अभी भी जल रही थी और ज़ोई कांप रही थी क्योंकि उसने अपनी मालकिन को उसकी टोपी और पेलिस पहनने में मदद की थी। अच्छा, ये खत्म हो गया, मैंने वही किया जो तुम मुझसे चाहती थी, नाना ने नौकरानी से अचानक आत्मविश्वास से भरे अंदाज में बात करते हुए कहा और इस विचार से बहुत राहत महसूस की कि उसने आखिरकार अपना चुनाव कर लिया है। तुम बिल्कुल सही कह रही थी, बैंकर किसी भी दूसरे बैंकर जितना ही अच्छा है। नौकरानी नाराज थी, क्योंकि वह अभी भी नींद से भरी हुई थी। उसने कुछ इस तरह से बड़बड़ाया कि मैडम को पहली शाम को ही कोई निर्णय ले लेना चाहिए था। फिर उसके पीछे बेडरूम में गई। उसने पूछा कि वह उन दोनों के साथ क्या करने जा रही थी, जिसका मतलब था बोडेनेव, जो हमेशा की तरह खर्राटे ले रहा था, और जॉर्जेस, जो चुपके से अंदर घुस गया था। उसने अपना सिर तकिए में दबा लिया था और आखिरकार वहीं सो गया था। अब वह एक देवदूत की तरह हल्की और नियमित रूप से सांस ले रहा था। नाना ने जवाब में उससे कहा कि वह उन्हें सोने दे, लेकिन डगनेट को कमरे में आते देख वह फिर से कोमल हो गई। वह उसे रसोई से देख रहा था और बहुत दुखी दिख रहा था। आओ मेरे प्यारे, समझदार बनो, उसने कहा, उसे अपनी बाहों में लेकर और उसे तरह तरह के प्यार भरे प्यार से चूमते हुए। कुछ भी नहीं बदला है, तुम जानते हो कि यह प्यारे ही है जिसे मैं हमेशा प्यार करती हूँ। एह प्यारे, मुझे ये करना ही था। क्यों? मैं तुमसे कसम खाती हूँ कि अब हम और भी अच्छे समय बिताएंगे। कल आओ और हम कुछ घंटों का प्रबंध करेंगे। अब जल्दी करो, मुझे चूमो और गले लगाओ जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो। ओह, उससे भी ज्यादा कसकर। और वह भागकर स्टीना के पास वापस आ गई, खुश महसूस कर रही थी और एक बार फिर दूध पीने के विचार से अभिभूत थी। खाली कमरे में काउंट डे वेंड्यूवास को सज्जित आदमी के साथ अकेला छोड़ दिया गया था जिसने अब्राहम का बलिदान सुनाया था। दोनों कार्ड टेबल से चिपके हुए लग रहे थे। वे अपने ठिकाने की गिनती भूल गए थे और कभी भी बाहर दिन की चौड़ी रोशनी पर ध्यान नहीं दिया, जबकि ब्लैंच ने थोड़ी नींद लेने की कोशिश करने के लिए अपने पैरों को सोफे पर रखने का साहस किया था। ओह, ब्लैंच उनके साथ है, नाना चिल्लाई। हम दूध पीने जा रहे हैं बेटा, आना, जब हम लौटेंगे तो तुम्हें यहाँ वेंडेव रस मिलेगा। ब्लैंच आलस से उठी। इस बार बैंकर का उग्र चेहरा झुंझलाहट से सफ़ेद हो गया, क्योंकि उसे उस बड़ी लड़की को भी अपने साथ ले जाना था। वह निश्चित रूप से उसे बोर करेगी, लेकिन दोनों महिलाओं ने पहले ही उसे बाहों में पकड़ लिया था और वे बार बार कह रही थीं, हम चाहते हैं कि वे हमारी आंखों के सामने गाय का दूध दुहें, आप जानते हैं।